नमस्कार। आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुई है, जिस कहानी का नाम है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। ये कहानी फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखी है। इसके लेखक जो हैं फणीश्वर नाथ रेणु हैं। तीसरी कसम कहानी में प्रेम की एक गहरी पीड़ा है और सामाजिक परिवेश भी बड़ी जीवंतता और सघनता से इसके इर्द गिर्द घूमता रहता है। आज हम इस कहानी में लेखक परिचय, कहानी के पात्र, उद्देश्य एवं कहानी की संपूर्ण विषय वस्तु पढ़ेंगे। इस कहानी में फणीश्वर नाथ रेणु ने आंचलिक रूप से प्रस्तुत किया, क्योंकि फणीश्वर नाथ रेणु जो है वो आंचलिक कहानियों के प्रणेता माने जाते हैं। इन्होंने अपनी कहानियों में एक विशेष अंचल को अपनी निजी छवियों और अछवियों शक्ति जो होती है उसे प्रस्तुत करने की कोशिश की है। इसमें प्राकृतिक विशेषताएं जो होती है उनका वर्णन किया है। उन्हें बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने उभारा है। तो चलिए हम देखते हैं, तीसरी कसम में भी इन्होंने अपनी आंचलिकता को भी उभारने का प्रयास किया है। किस तरह से ये अंचल की एक कहानी है, इस कहानी में हम जानेंगे। और ये जो प्रेम की कहानी है, प्रेम एक गहरी पीड़ा किस तरह से रह जाती है नायक के रूप में। तो कहानी तीसरी कसम कहानी में भी प्रेम की एक गहरा पीड़ा है और सामाजिक परिवेश बड़ी जीवंतता और सघनता से उसके इर्द गिर्द बुना रहता है। तो ये हीरामन जो एक हैं कहानी में बैलगाड़ी वाला जो होता भोला भाला बिहारी युवक होता है, उसके बारे में कहानी ये हम पढ़ेंगे और अच्छे से जानेंगे। ये बहुत अच्छी कहानी आपके लिए होने वाली है जो आपको हम पढ़कर बताएंगे। तो सबसे पहले ये सब जानने से पहले हम फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में थोड़ा सा परिचय जान लेते। इनका जन्म जो हुआ था 4 मार्च 1921 औरहाई हिंगना अरैया बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ है। भाषा जो है हिंदी है। विधाएं कौन सी है? कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज, संस्मरण। और प्रमुख क्या है उपन्यास में? मैला आंचल, पढ़ती परिकथा, जुलूस, दीर्घ तपा। तो इनके 4 उपन्यास ये आपको महत्वपूर्ण हैं। इनके मैला उपन्यास, पढ़ती परिकथा, जुलूस, दीर्घ तपा। कृतियां हैं कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड। कहानी संग्रह एक आदमी, रात्रि की महक, ठुमरी, अग्निखोर, अच्छे आदमी। जो संस्मरण है ऋणगज, धनजल, ध्रुत, अश्रुत, पूर्व आत्मपरिचय, वनतुली की गंध, समय की शिला पर। रिपोर्टाज है नेपाली क्रांति कथा। ग्रंथावली है फणीश्वर नाथ रेणु की ग्रंथावली। तो इनका निधन जो हुआ था 11 अप्रैल 1977 को हुआ। और इनकी कहानियां जो प्रसिद्ध कहानियां हैं वो जान लेते हैं। एक आदिम रात्रि की महक, पुरानी कहानी, नया पाठ, रसप्रिया, नैना जोगिन, लाल पान की बेगम, मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम जो हम कहानी पढ़ने वाले, और ठेस, ये सारी कहानी होती है। मुख्य पात्र जान लेते हैं इनके बारे में। पात्र जो है गाड़ीवान हीराबन और कंपनी की औरत हीराबाई प्रमुख मुख्य पात्र हैं, मेन पार्ट हैं। और गौड़ पात्र जो है पलटदास, लाल मोहर का नौकर लहसनवा, दुन्नीराम आदि ये गौड़ पात्र के रूप में आ जाते हैं। इसी तरह से कहानी जो है गांव के हीरामन गाड़ी के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई है। हीराबन एक बार एक नौटंकी में काम करने वाली नृत्यंगना जो नाच करने वाली जो होती है, जिसका नाम होता है हीराबाई, को अपनी गाड़ी में अत्यधिक दूर ले जाता है। मीराबाई गाड़ी में अकेली यात्रा करती है। उसका स्वरूप, उसकी भाषा, सब कुछ हीरामन को अच्छा लगता है। वहाँ हीराबाई जो है को आकर्षित और आसक्त हो जाता है, जो हीराबाई से प्रेम करने लगता है। हीराबाई भी हीरामन को पसंद करने लगती है। किसी अन्य कंपनी में हीराबाई की नौकरी लग जाने के कारण वह गांव छोड़कर चली जाती है। इस प्रकार हीरामन की दुनिया जो है सूनी हो जाती है। वह ये कहकर कलेजा थाम लेता, अजी हाँ, मारे गए गुलफाम। ये कहानी बहुत अच्छी होने वाली है जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शब्द टू शब्द हम कहानी को देखते हैं और कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रेम की कहानी किस तरह से ये आपको अच्छे से पता चलेगी कि तीसरी कसम कहानी में प्रेम का एक ऐसी गहरी पीड़ा है और सामाजिक परिवेश के कारण ये जीवंत
होती हुई नज़र आती है और किस तरह से वो अकेला रह जाता है। इस पीड़ा में जो नायक है वो अकेला रह जाता है और कहता है मारे गए गुलफाम, ये उसका अंतिम शब्द होता है इस कहानी में। तो चलिए जानेंगे इस कहानी में और देखते हैं। इस पर फिल्म भी बनी है तीसरी कहानी में, जैसे मैंने इमेजेस लगाई हुई हैं। ये आप फिल्म देख सकते हैं, राज कपूर की फिल्म है, बहुत फेमस फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। तो एक बार ज़रूर जिन बच्चों ने नहीं देखी वो एक बार जाके थोड़ी सी क्लिप्स आप लोग यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, बहुत अच्छी मूवी है। तो इस पर फिल्म भी बन चुकी है, तो बहुत अच्छे ढंग से इसे प्रस्तुत की गई है, प्रस्तुति भी बहुत अच्छी है इस फिल्म की। तो चलिए पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन बच्चों कि तीसरी कसम पे फिल्म बनी है, ये कौन सी फणीश्वरनाथ नेहरू की कौन सी कहानी पर फिल्म बनी है? तो तीसरी कसम उफ मारे गए गुलफाम पर फिल्म बनी है और फिल्म का नाम था तीसरी कसम। तो याद रखिए क्या नाम रहा है, तीसरी कसम। तो चलिए हम कहानी की तरफ चलते हैं और कहानी को हम समझते और जानने की कोशिश करते हैं। मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, फणीश्वर नाथ रेणु। जो लेखक हैं क्या नाम है? फणीश्वर नाथ रेणु। अब चलिए कहाँ से गाड़ी स्टार्ट होती है। हीरामन गाड़ी की पीठ में गुदगुदी लगती है। हीरामन कहता है गाड़ीवान की पीठ में गुदगुदी लगती है। पिछले 20 साल से गाड़ी हाँकता है हीरामन बैलगाड़ी। हीरामन जो है बैलगाड़ी हाँकता है। सीमा के उस पार मोरंग राज नेपाल से धान और लकड़ी ढो चुका है। कंट्रोल के ज़माने में चोर बाजारी का माल इस पर से उस पार पहुंचाया है, लेकिन कभी तो ऐसी गुदगुदी नहीं हुई, पीठ में कभी भी नहीं लगी जो आज उसकी पीठ में गुदगुदी सी लग रही थी। पता नहीं कैसी गुदगुदी थी, चलिए देखते हैं। उसने कई तरह के सामान उठाए हैं, आप देख सकते हैं। नेपाल के रास्ते में जाने वाले सामान को भी उसने ढोया हुआ। चोर बाजारी का जो माल होता है यहाँ से एक पार से दूसरी तरफ ले गया है, लेकिन कभी भी पीठ में इस तरह की गुदगुदी नहीं हुई है जो आज हो रही है। क्यों हो रही है? तो चलिए जानते हैं इस कहानी में। कंट्रोल का जमाना, हीरामन कभी भूल सकता है उस जमाने को? एक बार 4 खेप सीमेंट और कपड़े की गांठों से भरी गाड़ी। जोगवानी में विराटनगर पहुंचने के बाद हीरामन का कलेजा पोखता गया था। फारबिसगंज का वह चोर, हर चोर व्यापारी उसको पक्का गाड़ीवान मानता। उसके बैलों की बड़ाई बड़ी गद्दी के बड़े सेठ के खुद करते अपनी भाषा में, जो उनकी भाषा रहती थी। गाड़ी पकड़ी गई 5वीं बार सीमा के इस पार तराई में। महाजन का मुनि उसी गाड़ी पर गांठों के बीच चुक्की मुक्की लगाकर छिपा हुआ था। दारोगा साहब की 1.5 हाथ लंबी चोरबत्ती की रोशनी कितनी तेज होती है, हीरामन जानता। 1 घंटे के लिए आदमी अंधा हो जाता है। एक छटक भी पड़ जाए आंखों पर, रोशनी के साथ कड़कड़ाती हुई आवाज, ए या गाड़ी रोको साले, गोली मार देंगे। 20 गाड़ियां एक साथ कचाकच कर रुक गई। हीरामन ने पहले ही कहा था यह 20 विशावेग। दारोगा साहब उसी गाड़ी में दुबके हुए मुनीम जी पर रोशनी डालकर पिशासी हंसी हंसे। हा 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 हा, मुनीम जी ही ये साला गाड़ीवान, मुंह क्या देखता है? कंबल हटाओ इस बोरे में मुंह से। हाथ की छोटी लाठी से मुनीम जी के पेट में खोच मारते हुए कहा, इस बोरे को साला। इस तरह से वो बोलते हैं कि यहाँ पर जो गाड़ी में हर तरह का सामान वो लाद कर इधर से उधर पहुँचाता। जैसे पहले ट्रक वगैरह आजकल ट्रक वगैरह चलते, तो पहले के ज़माने में ट्रक नहीं चलते थे। लोग बैलगाड़ी में एक जगह से सामान इधर से उधर ले जाते थे, व्यापारी लोग इधर से उधर ले जाते थे। चोर बाजारी का सामान भी हुआ करता था, तो वो उसी में ही जाता था। तो तब भी जब पुलिस हो गई थी, उस समय में पुलिस थी, तो लोग जब पुलिस थी तो वहाँ पर भी क्या करते थे? चेकिंग करते थे। यहाँ पर भी चेकिंग हो रही है तो कुछ गलत माल है क्या, कोई ले गया है, तो वो आके चेक करते थे। यहाँ पर भी चेक कर रहे हैं तो मुनीम जी को पकड़ते हैं। बहुत पुरानी अदावत होगी दारोगा साहब और मुनीम जी में, नहीं तो उतना रुपया कबूलने पर भी पुलिस दरोगा का मन्ना डोले भरा। 4000 तो गाड़ी पर बैठा ही दे रहा है। लाठी से दूसरी बार खोचा मार दरोगा ने 5000 फिर खोचा
उतारो पहले, मतलब वो पैसा लेना अब यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं और पैसा लेने लगते हैं। मुनीम को गाड़ी से नीचे उतार कर दरोगा ने उनकी आंखों पर रोशनी डाल दी। फिर दो सिपाहियों के साथ सड़क से 20-25 रस्सी दूर झाड़ी के पास ले गए। गाड़ीवान और गाड़ियों पर 5-5 बंदूक वाले सिपाहियों का पहरा। हीरामन समझ गए इस बार निस्तार ही जेल, क्योंकि इस बार क्या पता जेल जाना पड़े। हीरामन को जेल का डर नहीं, लेकिन उसके बैल, क्योंकि उसके बैलों का क्या होगा उसके बाद अगर वो जेल चला जाएगा। न जाने कितने दिनों तक बिना चारा पानी के सरकारी फाटक में ही पड़े रहेंगे, भूखे प्यासे, फिर नीलाम हो जाएंगे। भैया और भौजी को वह मुंह नहीं दिखा सकेगा, जो उसके भाई और भाभी हैं उससे क्या मुंह दिखाएगा। नीलामी का बोली उसके कानों पर से गूंज गई। 1 2 3 दरोगा और मुनीम ने बाट पर नहीं रही, शायद बाट पट नहीं रही थी, शायद उन दोनों में, मुनीम और दरोगा में बाट नहीं पट रही थी। वो पैसा लेना चाह रहे थे और उसी तरह से उन दोनों में आपसी बातचीत हो रही थी। अब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि वो चोरी का सामान था जो लादा जा रहा था। हीरामन की गाड़ी के पास तैनात सिपाही ने अपनी भाषा में दूसरे सिपाही से धीमी आवाज में कहा, का हो मामला, गोल हो की का। फिर खैनू तंबाकू देने के बहाने उस सिपाही के पास चला गया। 1 2 3 4 गाड़ियों का आहा। हीरामन ने फैसला कर लिया। उसके धीरे से अपने बैलों के गले की रस्सियां खोल ली। गाड़ी पर बैठे बैठे दोनों को जुड़वा बांध दिया। बैल समझ गए उन्हें क्या करना है, क्योंकि वो धीरे से रस्सियां खोल लेता है। बैल भी समझ जाते हैं उन्हें क्या करना है। हीरामन उतरा। जूती हुई गाड़ी में बांस की टिकड़ी लगाकर बैलों को कंधे को बैला किया। दोनों को कानों पर के पास गुदगुदी लगा दी और मन ही मन बोला, चलो बहन, जान बचेगी तो ऐसी ऐसी सग्गड़ गाड़ियाँ बहुत मिलेगी। 1 2 3 9 2 11 है। मीस गाड़ी को छोड़कर यहाँ भागना स्टार्ट करता है बैलों के साथ लेकर कि अगर जान बच गई तो ऐसी गाड़ियाँ बहुत मिल जाएगी। तो हमें सिर्फ क्या करना, क्योंकि वो तो एक ड्राइवर टाइप का हो गया, गाड़ीवान हो गया है, तो क्योंकि उसे भी खड़ा कर रखा है, तो वो बैलों को निकाल कर भागना चाह रहा है यहाँ से हीरामन। अब देखते हैं। गाड़ियों की आड़ में सड़क के किनारे दूर तक घनी झाड़ी फैली हुई थी। दमसाद का तीनों प्राणियों ने झाड़ी को पार किया। बेखटक बेआहट, फिर 1 ले 2 ले दुल की चाल। दोनों बैल सीना तान कर फिर तराई के घने जंगलों में घुस गए। राह सूंघते नदी नाला पार करते हुए भागे, पूंछ उठाकर पीछे पीछे हीरामन। रात भर भागते रहे तीनों जान, मतलब तीनों लोग रात भर भागते रहे। पुलिस वालों से बचकर वो भाग निकले, सिर्फ गाड़ी को वहाँ पर छोड़ आए थे, माल को छोड़ आए थे। घर पहुँचकर 2 दिन तक बेसुध पड़ा रहा हीरामन। जो हीरामन था क्योंकि इतना थक गया था, 2 दिन तक उसे होश नहीं रहा, क्या करना है क्या नहीं, और बेसुध पड़ा रहता है। होश में आते ही उसने कान पकड़कर कसम खाई, अब कभी ऐसी चीजों की लदनी नहीं ला देगा, चोर बाजारी का माल। तौबा तौबा, पता नहीं मुनीब जी का क्या हुआ, भगवान जाने उसकी सिग्गड़ गाड़ी का क्या हुआ। असली इस्पात लोहे की धुरी थी, दोनों पहिए तो थे नहीं, एक पहिया एकदम नया था। गाड़ी में रंगीन डोरियों के फुदकने बड़े जतन से गूंथे गए थे। उसकी गाड़ी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो गाड़ी के बारे में भी सोच रहा होता है और वो ये भी सोच रहा था उस मुनीम के बारे में क्या होगा। तो यहाँ पहली कसम वो खा लेता है कि वो कभी भी ऐसी लदनी नहीं लदेगा जो चोर बाजारी की होगी, उसका माल कभी भी अपनी गाड़ी में नहीं ला देगा। 2 कस्में खाई हैं उसने, एक चोर बाजारी का माल नहीं ला देगा, दूसरी बांस, जो बांस होता है उसे नहीं ला देगा। अपने हर भाड़ेदार से पहले ही पूछ लेता है चोरी चमारी वाली चीज़ें तो नहीं है, और बांस वास लादने के लिए 50 रुपया भी देखो, हीरामन की गाड़ी नहीं मिलेगी, दूसरे की गाड़ी देखो, तब भी वह ज़्यादा पैसा भी देने पर भी नहीं लाता है अपनी गाड़ी में। 2 चीज़ों ने अब इसने कसम खा ली, तीसरी कसम क्या होगी वो हमें अंत में पता चलेगी। तो चलिए देखते हैं और अच्छे से इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो बांस लदी हुई गाड़ी से 4 हाथ आगे बांस का अगला निकला रहता है और पीछे की ओर 4 हाथ पिछुआ, मतलब बांस बहुत बड़े हो रहते हैं, वो आगे निकले रहते हैं और पीछे निकले रहते हैं। तो मतलब है काबू के बाहर रहती है, क्योंकि काबू के बाहर रहती, पीछे निकले रहते तो लोगों को समस्या उत्पन्न होता ही होती। गाड़ी हमेशा सो बेकाबू लदनी और खरे या शरह वाली बात, तिस पर बांस का अगुआ पकड़कर चलने वाले भाड़ेदार का
महा भकुआ नौकर लड़की स्कूल की ओर देखने लगा। बस मोड़ पर घोड़ा गाड़ी से टक्कर हो गई। अब बताता है यहाँ पर क्या हो रहा था कि एक बार की बात बता रहा है कि बांस का अगुआ पकड़कर चलने वाला जो भाड़ेदार रहता है, महाभकुआ जो था, नौकर जो था, लड़की स्कूल की ओर देखने लगा, जहाँ लड़कियों का स्कूल था उस ओर देखने लगा। बस मोड़ पर घोड़ा गाड़ी से टक्कर हो गई। जब तक हीरामन बैलों की रस्सी खींचे तब तक घोड़ा गाड़ी की छतरी बांस के अगुआ में फंस गई। जो घोड़ा गाड़ी की छतरी रहती है उसमें फंस गई। घोड़ा गाड़ी वाले ने तड़ातड़ चाबुक मारते हुए गाली दी थी। घोड़ा गाड़ी वाले ने तड़ातड़ चाबुक मारते हुए खूब गालियां दी थी। बाज की लदनी नहीं, हीरामन ने खरहिया शहर की लदनी भी छोड़ दी। जो शहर था खरहिया, वहाँ की भी लदनी छोड़ दी है कि अब वो शहर की भी लदनी नहीं करेगा और बांस की भी लदनी नहीं करेगा। और जब फारबिसगंज से मोरंग का भाड़ा धोना शुरू किया तो गाड़ी ही पार कई वर्षों तक हीरामन ने बैलों को आधीदारी पर जोता। आधा भाड़ा गाड़ी वाले का और आधा बैल वाले का हिस्सा, मतलब उसके पास गाड़ी ही नहीं थी तो आधा गाड़ी वाले का रहता था, आधा भाड़े मतलब बैल वालों का आधा आधा ये बांट लेते थे। गाड़ी वानी करो मुफ्त, आधीदारी की कमाई से बैलों को ही पेट नहीं भरते थे। पिछले साल ही उसने अपनी गाड़ी बनवाई है। देवी मैया भला करे उस सर्कस कंपनी की बाघ का। पिछले साल इसी मेले में बाघ गाड़ी को ढोने वाले दोनों घोड़े मर गए। चंपानगर से फिर फारबिसगंज मेला आने के समय सर्कस कंपनी के मैनेजर ने गाड़ीवान पट्टी में ऐलान करके कहा 100 रुपया भाड़ा मिलेगा। 1-2 गाड़ीवान राजी हुए, लेकिन उनके बैल बाघ गाड़ी से 10 हाथ दूर ही डर से डिकरने लगे। बांसी तुड़ाकर भाग गए। जो बांस रस्सी थी सब तुड़ाकर भागे। हीरामन ने अपने बैलों की पीठ सहलाते हुए कहा, देखो भैयन, ऐसा मौका फिर हाथ न आएगा। यही मौका अपनी गाड़ी बनवाने का, नहीं तो फिर आधेदारी जो लोगों की आधी गाड़ी में हम ले लेते हैं वो हिस्सेदारी रह जाती है। हमारी गाड़ी तो चली गई है, क्योंकि क्या हुआ है वो हम उसे छोड़ आए थे, जो जैसे स्टार्टिंग में दिखाया था। अरे पिंजड़े में बंद बाघ का क्या डर, मोरंग की तराई में दहाड़ते हुए बाघ को देख चुके हो। फिर पीठ पर तो मैं तो हूँ, फिर तुम्हारी पीठ पर मैं तो बैठा हुआ हूँ। गाड़ीवान के दल में तालियां पटपटा उठी थी। गाड़ीवान के दल में तालियां पटपटा उठी थी। एक साथ सभी की लाज रख ली। हीरामन के बैलों ने हुक्म कर आगे बढ़ गए और बाघ गाड़ी में जुट गए। एक एक करके सिर्फ दाहिने बैल ने जुटने के बाद ढेर सा पेशाब किया, क्योंकि वहाँ उसमें क्या था आपको पता ही है। किस लिए कौन सा जानवर है आपको पता ही है, बाघ है। हीरामन ने 2-3 नाक के कपड़े की पट्टी नहीं खोली थी। 2 दिन तक अपने नाक से कपड़े की पट्टी नहीं खोली थी। वह गद्दी के बड़े सेठ की तरह नकबंधन लगाए बिना बघाइन गंध बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई। गाड़ी की गाड़ीवानी की है हीरामन ने। बाघ गाड़ी की क्या की है, गाड़ीवानी की है हीरामन ने। कभी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। आज रह रहकर उसकी गाड़ी में चंपा की फूल महक उठता है। पीठ में गुदगुदी लगने पर वह अंगूठे से पीठ झाड़ लेता है। आज ऐसा क्या हुआ है, उसने हर तरह की गाड़ी में सामान ढोया, लेकिन आज ऐसे क्यों हो रहा है जो उसकी पीठ में गुदगुदी हो रही है। तो चलिए जानते हैं। हीरामन को लगता है 2 वर्ष में चंपानगर मेले में कि भयावती मैया उस पर प्रसन्न है। पिछले साल बाघ गाड़ी जुट गई। नकद 100 रुपये भाड़े के अलावा बुता, चाय, बिस्कुट और रास्ते भर बंदर, भालू और जोकर का तमाशा देखा। सो फोकट में, सो फ्री में देखा, सब कुछ मिला, सारी चीज़ें देखी। और इस बार यह जवानानी सवारी, और इस बार क्या है, ये जनानी जो फीमेल है वो पैसेंजर उसकी गाड़ी में आई है। औरत है या चंपा का फूल, जब से गाड़ी में है महक रही है। खुशबू जो है चारों तरफ फैल रही है और इस कारण उसकी पीठ में गुदगुदी हो रही है इस महक के कारण। कच्ची सड़क से एक छोटे से खड्ड में गाड़ी का दाहिना पहिया बेमुंह के हिचकोला खा गया। हीरामन की गाड़ी से एक हल्की सिस की आवाज आई। हीरामन ने दाहिने बैल से दुआली से पीटते हुए, क्या साला क्या समझता है, बोरे की लदनी है क्या, आहा मारो मत।
यहाँ पर क्या आई है, एक लड़की जो है उसकी लदनी मतलब है कि जो ना गाड़ी में एक औरत की इधर से उधर ले जा रहा है पैसेंजर को। अब वही कह रहा है कि तुमने वो इधर से उधर पहिया जब होता है तो वहाँ से आवाज़ आती है क्योंकि उसमें धक्के लग रहे होते, तो कह रहे थे कि सामान की लदनी थोड़ी है, एक इंसान की लदनी है, वो बैलों को पीटता है। तब वो कहता है आहा मारो मत, तो मारने लगता है। तो वहां से लड़की की जो होती है वो बोलती है आहा मारो मत। अनदेखी औरत की आवाज ने हीरामन का अचरज में डाल दिया। बच्चों की बोली जैसी महीन फेनू गिलासी बोली। मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला बनने वाली हीराबाई का नाम किसने नहीं सुना होगा। जो मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी है उसमें लैला बनने वाली हीराबाई जो थी उसका नाम किसने नहीं सुना होगा, सबने सुना है भला। लेकिन हीराबन की बात निराली है। उस 7 साल तक लगातार मेलों की लदनी ला दी है। कभी नौटंकी थिएटर या बायोस्कोप सिनेमा नहीं देखा, कभी भी उसने नहीं देखा। लैला या हीराबाई का नाम भी उसने कभी नहीं सुना, न उसे देखा। देखने की क्या बात करते हैं, उसे तो कभी उसने नाम तक नहीं सुना है। सो मेला टूटने के 15 दिन पहले आधी रात की बेला में काली ओढ़नी में लिपटी औरत को देखकर उसका मन में खटका अवश्य लगा था। बक्सा ढोने वाले नौकर से गाड़ी भाड़ा में मोल मोलाई करने की कोशिश में की तो ओढ़नी वाली ने सिर हिलाकर मना कर दिया। हीरामन ने गाड़ी जोतते हुए नौकर से पूछा, क्यों भैया, कोई चोरी चमारी का माल वाल तो नहीं है। हीरामन को भी अचरज हुआ। बक्सा ढोने वाले आदमी ने हाथ के इशारे से गाड़ी हाँकने को कहा और अंधेरे में गायब हो गया। हीरामन को मेले में तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी की काली साड़ी की याद आई थी। ऐसे में कोई क्या गाड़ी हाँके। एक तो पीठ में गुदगुदी लग रही थी और दूसरे रह रहकर चंपा के फूल खिल जाता था। उसकी गाड़ी में बैलों में डांटो तो इस बिस करने लगती है। इसकी उसकी सवारी और औरत अकेली, तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी नहीं। आवाज सुनने के बाद वह बार बार मुड़कर टप्पर के एक नजर डाल देता और अंगोछे से पीठ झाड़ता। भगवान जाने क्या लिखा है इस बार उसकी किस्मत में क्या होगा। गाड़ी जब पूरब की ओर मुड़ी तो एक टुकड़ा चांदनी उसकी गाड़ी में समा गई। सवारी की नाक पर एक जुगनू जगमगा उठा। हीरामन को सब कुछ रहस्य में अजगुत लग रहा था। सामने चंपानगर से सिंधिया गांव तक फैला हुआ मैदान। कहीं डाकिन पिशाचिन तो नहीं आ गई इस मेरी गाड़ी में। वो सारी चीज़ें सोचने लगा, कोई भूत वगैरह तो नहीं आ गया। हीरामन की सवारी ने करवट ली। चांदनी पूरे मुखड़े पर पड़ी तो हीरामन चीखते चीखते रुक गया। अरे बाप, ये तो परी निकली, इतनी सुंदर सी। मतलब है वो कहता है जैसे अरे बाप, ये तो परी है। मतलब वो सारी चीज़ें सोच रहा था, कहीं इसमें डाकिन पिशाचिन कोई भूत तो नहीं बैठा है। ये सारी चीज़ें सोच रहा था, कौन है इसमें, पता नहीं। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि उसकी गाड़ी में बैठा कौन है, कि उसे बैठाल के तो चल गया, उसे पता नहीं। जब उस पर नज़र पड़ती है अब आके तो करे अरे ये तो परी निकली। अब यहाँ पर देखते हैं, परी की आंखें खुल गई। हीरामन ने सामने सड़क की ओर मुँह कर लिया और बैलों को टिटकारी दी। वह जीप को तालू से सटाकर टिक 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 टी टी आवाज निकालता है। हीरामन की जीभ न जाने कब से सूखकर लकड़ी जैसी हो गई थी। भैया तुम्हारा नाम क्या है, अब वो पूछ रही है। हुबू फेनू गिलास। हीरामन के रोम रोम बज उठे, मुंह में बोली नहीं निकली। उसके दोनों पैर भी कान खड़े करके इस बोली को परखते हैं। मेरा है हीरामन। उसकी सवारी मुस्कुराती है, मुस्कुराहट में खुशबू है। तब तो मीता कहूंगी भैया नहीं, मेरा नाम भी हीरा है। तो मैं भैया नहीं कहूंगी, तुमसे मीता कहूंगी, क्योंकि मेरा नाम भी हीरा है और तुम्हारा नाम भी हीरा है। इस हीरामन की प्रतीत नहीं, मर्द औरत के नाम में फर्क होता है। जी हाँ, मेरा नाम हीराबाई है। कहाँ हीरामन और कहाँ हीराबाई, फर्क है कि दोनों के नाम में हीरा लगा, उसके में हीरामन है और इसमें बाई लग गया है। हीरामन ने अपने बैलों की झिड़की दी। कान चुनिया का गप सुनने से ही 30 कोसी मंजिल कटेगी क्या। इस बाएं नाटे के पेट में शैतानी भरी है। हीरामन ने बाएं बैल को द्वाली की हल्की झड़प दी कि ये जो बैल है वो नहीं चल रहा है, शायरी शैतानी कर रहा है, शरारत कर रहा है।
मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है, धीरे धीरे चलने दो, कोई समस्या नहीं है, वो ये कहना चाह रही है यहाँ पर हीरामन। हीरामन से हीराबाई कह रही है। हीरामन के सामने सवाल उपस्थित हुआ, वह क्या कहकर गप करे हीराबाई से, कि वह क्या कहकर बातचीत करे। गप का मतलब बातचीत करे। तोए कहाँ यहाँ आ, अहाँ, तोए कहे या अहाँ। इसकी भाषा में बड़ों को अहाँ अर्थात आप कहकर संबोधित किया जाता है। बड़ों को क्या कहकर, अहाँ का मतलब क्या हो गया, आप कहकर संबोधित किया जाता है। कचराई बोली में 2-4 सवाल जवाब चल सकता है। दिल खोल गप तो गांव की बोली में ही की जा सकती है किसी से। आसिन कार्तिक के भोर में छा जाने वाली कुहासे से हीरामन को पुरानी चिढ़ है। बहुत बार वह सड़क भूल कर भटक चुका है, किंतु आज के भोर के इस घने कुहासे में वह मगन है। नदी के किनारे धन खेतों में फूले हुए धान के पौधों की पवनिया गंध आती है। पर्व पावन के दिन गांव में ऐसी ही सुगंध फैली रहती है। उसकी गाड़ी फिर चंपा का फूल खिला, उस फूल में एक परी बैठी है। जय भगवती। हीरामन ने आंखों की कनकियों से देखा, उसकी सवारी मीता। हीराबाई की आंखें गुजर गुजर उसको हेर रही हैं। हीरामन के मन में कोई अजानी रागनी बज उठी, सारे देह सिरसिरा रही है। बोला, बैल को मारते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है, अगर मैं बैल को मारता हूँ तो आपको बुरा लगता है। हीराबाई ने परख लिया, हीरामन सचमुच हीरा है। जो हीरा है वो सचमुच हीरा है, भोला भाला है, सीधा साधा है, एकदम हीरे जैसा। उसका मन पवित्र है। 40 साल का हट्टा कट्टा काला कलूटा देहाती नौजवान अपनी गाड़ी और अपने बैलों के सिवाय दुनिया की किसी की बात में विशेष दिलचस्पी नहीं लेता। घर में बड़ा भाई है, खेती करता है, बाल बच्चे वाला आदमी है। हीरामन भाई से बढ़कर भाभी की इज्जत करता है, भाभी से डरता भी है। हीरामन की भी शादी हुई थी बचपन में ही। गौने के पहले ही दुल्हन मर गई। गौना नहीं हुआ, दुल्हन जो है घर नहीं आ पाई, विदा नहीं हो सकी और उससे पहले ही मर गई। हीरामन को अपनी दुल्हन का चेहरा याद नहीं है। दूसरी शादी न करने के अनेक कारण हैं। भाभी की जिद है कि कुंवारी लड़की से ही हीरामन की शादी करवाएगी। कुमारी का मतलब हुआ 5-7 साल की लड़की। कौन मानता है सरदा कानून? कोई लड़की वाला 2 बिहाऊ को अपनी लड़की गरज में पड़ने पर ही दे सकता है। भाभी उसकी 3 सत कर बैठी है, सो बैठी है। भाभी ने वो बस जिद करके बैठी है कि उसकी जो शादी करवाएगी तो बिन बिहाई से ही करवाएगी। भाभी के आगे भैया की भी नहीं चलती। अब हीरामन ने तय कर लिया, शादी नहीं करेगा। कौन बलाए मोल लेने जाए, कौन इस बलाओ को मोल ले। शादी करके तो वैसे ही इंसान पछताता है, इसी तरह से वो भी कह रहा है कौन बला इस मोल में ले, मैं तो नहीं करूँगा शादी। ब्याह करके फिर गाड़ी वानी क्या करेगा कोई, और सब कुछ छूट जाए। गाड़ीवान नहीं छोड़ सकता हीरामन, क्योंकि शादी हो जाएगी तो उसे शायद गाड़ीवानी को भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि घर में समय देना पड़ता है और उसे शायद इसलिए छोड़ना पड़े और खेती बाड़ी में लगना पड़े, इसलिए वो गाड़ीवानी नहीं छोड़ सकता और इसलिए वो शादी नहीं करना चाहता, विवाह नहीं करना सकता। हीराबाई ने हीरामन का जैसा निश्चल आदमी बहुत कम देखा था। पूछा, आपका घर कौन जिला में पड़ता है, कौन सी जिला में पड़ता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? कानपुर। नाम सुनते हुए इसकी हंसी छूटी तो बैल भड़क उठे। हीरामन हंसते समय सिर नीचा कर लेता। हंसी बंद होने पर उसने कहा, वाह रे कानपुर, तब तो नागपुर भी होगा। कोई भी नागपुर भी होगा, कानपुर है तो नागपुर भी होगा। वैसे हंसी आ रही थी कि कान से क्या बन गया कानपुर, तो उसने कहा जब कानपुर है तो क्या होगा, नागपुर, नाग से नागपुर हो जाएगा। और जब हीराबाई ने कहा कि नागपुर भी है तो वह हंसते हंसते दूरा हो गया कि नागपुर भी है और कानपुर भी है, दोनों में पुर लगा के नाग भी बन गया और पुर भी बन गया। वाह रे दुनिया, क्या नाम होता है, कानपुर, नागपुर। हीरामन ने हीराबाई के कान के फूल को गौर से देखा। नाग की नग छवि के नग देख कर सेरा उठा लहू की बूंद। हीरामन ने हीराबाई का नाम नहीं सुना कभी। नौटंकी कंपनी की औरत को वह बाइसी नहीं समझता है। कंपनी में काम करने वाली औरतों को वह देख चुका है। सर्कस कंपनी की मालकिन अपनी दोनों जवान बेटियों के साथ बाघ घाड़ी के पास आती थी, बाघ को चारा पानी देती थी, प्यार भी करती थी खूब।
हीरामन के बैलों को भी डबल रोटी बिस्कुट खिलाया था बड़ी बेटी ने। हीरामन होशियार है, कुहासा छटते हैं अपनी चादर से टप्पर में पर्दा कर दिया। बस 2 घंटा, उसके बाद रास्ता चलना मुश्किल है। कार्तिक की सुबह की धूल अब बर्दाश्त न कर सकेगी। कजरी नदी के किनारे तेगछिया के पास गाड़ी लगा देंगे तो भैया कट कर आगे बढ़ेंगे। फिर सामने से आती हुई गाड़ी को दूर से ही देखकर वह सतर्क हो गया। लीक और बैलों का ध्यान लगाकर बैठ गया। राह काटते हुई गाड़ी वाले ने पूछा, मेला टूट रहा है क्या भाई? जो मेला है वो क्या टूट रहा है? मेला खत्म होने वाला है। हीरामन ने जवाब दिया, मैं मेले की बात नहीं जानता। उसकी गाड़ी पर बिदागी नेहर या ससुराल जाती हुई लड़की है, न जाने किस गाँव का नाम बताया दिया। हीरामन ने छतापुर पचीरा कहाँ है? कहीं हो यह लेकर आप क्या करिए? हीरामन अपनी चतुराई पर हंसा। पर्दा डाल देने पर ही पीठ में गुदगुदी लगती है। हीरामन पर्दे की छेद से देखता है। हीराबाई एक दियासलाई की डिब्बी के बराबर आईने में अपने दांत देख रही है। मदनपुर मेले में एक बार बैलों को नन्ही चित्ती कौड़ियों की माला खरीदी थी। हीरामन ने छोटे छोटे नन्हे नन्हे कौड़ियां की बात। तेगछिया के तीनों पेड़ दूर से ही दिखलाई पड़ते हैं। हीरामन ने पर्दे को जरा सरकाते हुए कहा, देखिए यही है तेगछिया। 2 पेड़ जटामासी बहे हैं और एक उस फूल का क्या नाम है? और आपके कुर्ते पर जैसा फूल छपा हुआ वैसा ही खूब महकता है। 2 कोस दूर गंध जाती है और उस फूल की खमीरा तंबाकू में डालकर पीते हैं लोग। और उस अमराई की आड़ में कई मकान दिखाई पड़ते हैं। वहाँ कोई गांव है या मंदिर पता नहीं। हीरामन ने बीड़ी सुलगाते के पहले पूछा, बीड़ी पिए? अपने आप को गंध तो नहीं लगेगी कि मैं बीड़ी पीऊँ तो आपको स्मेल तो नहीं आएगी? वह पूछ रहा है हीराबाई से। वही है नामलगर ड्योढ़ी, जिस राजा के मेले से हम लोग आ रहे हैं उसी का दियाद गोतिया जारे जमाना। क्या जमाना है? हीरामन ने जारे जमाना कहकर बात को चाशनी में डाल दिया। हीरामन ने टप्पर के पर्दे से तिरछे खोस दिया। हीराबाई की दंतपक्ति। कौन जमाना? ठुड्डी पर हार रखकर साग्रह बोली, नाम लंगर ड्योढ़ी का जमाना। जो नाम लंगर ड्योढ़ी का जमाना क्या था और क्या से क्या हो गया? हीरामन गप रसोले का भेद जताना है। हीराबाई बोली, तुमने देखा था वह जमाना? देखा नहीं, सुना है। राज कैसे गया वही हैफ वाली कहानी है। सुनते हैं घर में देवता ने जम ले लिया। कहिए भला, देवता आखिर देवता है या नहीं? इंद्रासन छोड़कर मृत्यु भवन में जम ले ले तो उसका तेज कैसे संभाल सकता है? कोई सूरजमुखी फूल ही की तरह माथे के पास तेज खिला रहता है, लेकिन नजर का फेर किसी ने नहीं पहचाना। एक बार उपनयन में लाट साहब मैं लाटनी के हवा गाड़ी में आए थे, लाट ने भी नहीं पहचाना। आखिर लटनी ने लाट ने भी नहीं पहचाना तो आखिर लटनी ने पहचाना। सूरजमुखी तेज देखते ही बोल उठी, ए मैन राजा साहब सुनो, यह आदमी का बच्चा नहीं है, देवता है। हीरामन ने लाटनी की बोली की नकल उतार कर समय खूब डैम फैम लैट क्या? हीराबाई दिल खोल कर हंसी। हंसते समय उसकी सारी देह दुलकती है। हीराबाई ने अपनी ओढ़नी ठीक कर ली। तब हीराबाई को लगा तब उसको बात क्या हुआ मीता? वो बोलता है तब कि उसके बाद क्या हुआ मीता, बताओ आगे। इस कथा सुनने का बड़ा शौक है आपको, लेकिन काला आदमी राजा क्या महाराजा भी हो जाए रहेगा काला आदमी ही। साहेब के जैसे अकेल कहाँ पे पाएगा, कहाँ से पाएगा? हंसकर बात उड़ा दी सभी ने। सब रानी को बार बार सपना देने लगा। तब जो रानी थी उसे बार बार सपना जो है दिखने लगा। देवता जो कौन दिखाने लगा है? देवता जो है उस राजा को, रानी को, जो राजा की रानी जो है उसे बार बार सपना दिखाने लगता है। सेवा नहीं कर सकते तो जान दो, नहीं रहेंगे तुम्हारे यहाँ। इसके बाद देवता का खेल शुरू हुआ। सबसे पहले दोनों दंतार हाथी मरे, फिर घोड़ा, फिर पटपटांग क्या है? अब वो पूछती है पटपटांग क्या है। हीरामन का मन पल भर में बदल रहा है। मन में सतरंगा छाता धीरे धीरे खिल रहा है। उसको लगता है उसकी गाड़ी पर देवकुल की औरत सवार है। देवता आखिर देवता है। उसे लगने लगता है
देवलोक की स्त्री आई है, एक परी आई है, देवता देवलोक की स्त्री है, उसे लग रहा है हीरामन को। पटपटांग धन दौलत माल मवेशी सब साफ, देवता इंद्रासन चला गया। हीराबाई ने ओझल होते हुए मंदिर के कंगूरे की ओर देखकर लंबी सांस ली। जो मंदिर था उसकी अपनी आंखों से ओझल हुआ तो वो लंबी सांस लेती है। लेकिन देवता ने जाते जाते कह दिया, इस राज में कभी एक छोड़कर दो बेटा नहीं होगा। धन हम अपने साथ ले जा रहे हैं, गुण छोड़ जाते हैं। देवता के साथ साथ देवी चले गए, सिर्फ सरस्वती मैया रह गई। सरस्वती मैया जो है वो रह गई, उसी का मंदिर है। देसी घोड़े पर पाट के बोझ लादे हुए बनियों को आते देखकर हीरामन ने टप्पर के पर्दे को गिरा दिया। बैलों को ललकार कर विदेशिया नाच का बदन गीत गाने लगा। अब यहाँ पर वो गीत गाने लगा है। तो बच्चों, ये जो गीत है आपको याद रहना चाहिए। नेट परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट से पूछे जाते हैं। आपकी जो भी परीक्षाएं हों, नेट के अलावा भी वहाँ पर भी आपको पूछ सकते हैं ये गीत कौन सी कहानी से लिया गया है। तो देखिए कौन सा गीत है। जय मैया सरस्वती अर्जनी करत बानी, मतलब जय मैया सरस्वती अर्जी करत बानी, हमरा पर होकू सहाई है मैया, हमरा पर होकू सहाई। तो यह आपको पता चल रहा है, यहाँ पर एक गीत आ रहा है, जय मैया सरस्वती अर्जी करत बानी, हमरा पर होकू सहाई है मैया, हमरा पर होकू सहाई। घोड़ लद्दे बनियों में हीरामन ने हुलूस कर पूछा, क्या भाव पटुआ खरीदते हैं महाजन। तो ये आपको याद रखना है। ये वाला गीत जो 2 लाइन का है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। जय मैया सरस्वती करके जो है वो इम्पोर्टेंट है। लंगड़े घोड़े वाले बनिए ने बटमंगनी जवाब दिया, नीचे 27 28 ऊपर 30, जैसा माल वैसा भाव। जवान बनिए ने पूछा, मेले का क्या हाल चाल है भाई, कौन नौटंकी कंपनी का खेल हो रहा है, रोहता कंपनी या मथुरा मोहन। मेले का हाल मेला वाला जाने। हीरामन ने फिर छतरपुर पचीरा का नाम लिया, मतलब वो बता रहा कि छतरपुर पचीरा में जा रहा है। सूरज दोबा आंसू पर आ गया था। हीरामन अपने बैलों से बात करने लगा, एक को जमीन जरा दम बांध कर चलो, प्यास का बेला हो गई ना, प्यास की बेला हो गई है, प्यास लगने लगी होगी शायद। याद है उस बार तेगसिया के पास सर्कस कंपनी के जोकर और बंदर नाचने वाले साहब में झगड़ा हो गया था। जोकर वाला ठीक बंदर की तरह दांत किटकिटा कर किकियाने लगा था, न जाने किस किस देश मुल्क के आदमी आते हैं। हीरामन ने फिर पर्दे के छेद से देखा, हीराबाई एक कागज के टुकड़े पर आंख गड़ा कर बैठी है। हीरामन का मन आज हल्के सुर में बंधा है, उसके तरह तरह के गीतों की याद आती है। 20-25 साल पहले विदेशिया बलवाही छोकरा नाचने वाले एक से एक गजल खमेटा गाते थे। अब तो भोपा में भोपू भोपू करके कौन गीत गाते हैं लोग। जारे जमाना छोकरा नाच के गीत की याद आई हीरामन को। अब यहाँ पर गीत उसे कौन से याद करे, सजनवा बैरी हो गया हमारे सजनवा, ओ चिट्ठिया, और फिर अरे चिट्ठिया होते सब कोई बाँचे चिट्ठिया हो तो, हाय करमवा होए करमवा, हाय करमवा होए करमवा। इस तरह से ये गीत है, ये आपको याद रखना। पहला गीत अभी हमने देख रहा था सरस्वती मई वाला, अभी दूसरा आ गया सजनवा बैरी हो गए, सजनवा बैरी हो गए हमारे सजनवा, अरे चिट्ठिया होते सब कोई बाँचे चिट्ठिया हो तो, हाय कमरवा हाय करमवा हाय करमवा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, हाय करमवा होए करमवा। ये आपको याद होना चाहिए गीत आपको अच्छे से, क्योंकि पता रहना चाहिए। नेट जेआरएफ और अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण गीत हैं। आगे देख लेते हैं। गाड़ी की पल्ली पर उंगलियों पर से लात देकर गीत का काट दिया हीरामन ने। छोकरा नाच के नटुआ का मुंह हीराबाई जैसा ही था। कहाँ चला गया वह जमाना, हर महीने गांव में नाचने वाले आते थे। हीरामन ने छोकरा नाच के चलते अपनी भाभी की न जाने कितनी बोली ठोली सुनी थी। भाई ने घर से निकलकर न जाने क्या कहा था, जो भाई ने घर से निकल जाने को कहा दिया था। अब कितनी बार भाभी ने बोला था कि मुझे वहाँ पर लिखाने लेके लो, तो भाई ने भाभी को घर से निकल जाने के लिए तक कह दिया था। आज हीरामन पर माँ सरस्वती सहाय है, लगता है हीराबाई बोली,
वाह कितना बढ़िया गाते हो तुम। हीरामन का मुंह लाल हो गया, वह सिर नीचा कर कर हंसने लगे। उसे शर्म आने लगी जब वो उसके गीतों को सुनती है। हीराबाई हीरामन के गीतों को सुनती कहती वाह कितना अच्छा गीत गाते। इसी तरह से आपकी तीसरी कसम मूवी देखेंगे तो गाड़ीवान जो है राज कपूर जो है आपको वहाँ पर दिखेगा, और गान दुनिया बनाने वाले दुनिया काहे को दुनिया बनाई, ये सॉन्ग जो है ये गाते हुए चल रहे हैं। आप देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छी मूवी लगेगी। आप देखिए, आपको वहाँ पर ये फीलिंग्स पता चलेंगी किस तरह से हीराबाई और हीरामन जो है आपस में जा रहे हैं, सवारी लेके जा रहे हैं। तो बहुत पुरानी मूवी है मगर बहुत अच्छी मूवी है, एक बार ज़रूर देखिए। इसी कहानी के ऊपर लिखी गई वो मूवी है, बिल्कुल उसी को उसी अंदाज में पिरोया है। वहाँ पर थोड़े जो गाने हैं वो चेंज कर दिए, या गीत गा रहे हैं वहाँ पर गाने चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी मूवी है। आज तेगछिया पर रहने वाले महावीर स्वामी का साय हैं। हीरामन पर तेगछिया के नीचे एक गाड़ी नहीं, हमेशा गाड़ी और गाड़ी वालों पर भीड़ लगी रहती। यहाँ सिर्फ एक साइकिल वाला बैठकर सुस्ता रहा है। महावीर स्वामी को सुमर कर हीरामन ने गाड़ी रोकी। हीराबाई पर्दा हटाने लगी। हीरामन ने पहली बार आंखों से बात की। हीराबाई से साइकिल वाला इधर ही टकटकी लगाकर देख रहा था। जो साइकिल वाला था इसी साइड ही देखने लगा था। बैलों को खोलने से पहले बांस की टिकटी लगाकर गाड़ी को टिका दिया। फिर साइकिल वाले की ओर बार बार घूरते हुए पूछा, कहाँ जाना है? मेला कहाँ से आना हो रहा है? कहाँ जाना है? मेला कहाँ से आना हो रहा है? बिशनपुर से। बस इतनी ही दूर में थसा कर थक गए। जा रे जवानी। साइकिल वाला दुबला पतला जवान मिनमिना कर कुछ बोला और बड़ी सुलगता कर उठ खड़ा हुआ। हीरामन दुनिया भर की निगाह बचा कर रखना चाहता है। हीराबाई को जो उसकी गाड़ी में बैठी है वो हर दुनिया के हर इंसान से बचा कर रखना चाह रहे, हर किसी को वहाँ से भगा देता जहाँ पर गाड़ी रोकता, या गाड़ी से कोई पूछता कौन सा सामान लेके आ रहा है, कहाँ जा रहे, तो वो गलत नाम लेकर बता दे कि भाई यहाँ से आया वो यहाँ पर जा रहा हूँ। इस तरह से वो हीराबाई को बचा कर रखना चाह रहा है। हीराबाई को उसने चारों ओर नजर दो हीराबाई को कहा सबसे दुनिया भर की निगाहों से बचा कर रखना चाहता है। फिर क्या करता है, उसने चारों ओर नजर दौड़ाकर देख लिया कहीं कोई गाड़ी या घोड़ा तो नहीं। कजरी नदी की दुबली पतली धार तेगछिया के पास आकर पूरब की ओर मुड़ गई है। हीराबाई पानी में बैठी हुई भैंसों और उनकी पीठ पर बैठे हुए बगलों को देखती रही। हीरामन बोला, जाइए घाट पर मुंह हाथ धो आइए। जो घाट है वहां पर तालाब पर मुंह हाथ धो आइए, क्योंकि इस समय वो आराम कर रहे हैं। गाड़ी को एक साइड लगाया हुआ, बैलों को बांध दिया है। वो इसलिए कहते थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर बाद में गाड़ी लेके चलेंगे। तो इसलिए अपना यहाँ पर जो तालाब है यहाँ हाथ मुंह धो लीजिए। हीराबाई गाड़ी से नीचे उतरी। हीरामन का कलेजा धड़क उठा। नहीं, पाँव सीधे हैं टेढ़े नहीं। तो कहता है पाँव सीधे हैं टेढ़े नहीं है, ये कोई भूत पिशाचनी नहीं है, ये इंसान ही है। लेकिन तलवा इतना लाल क्यों है? जो तलवा जो है इतना लाल क्यों है? वो चौंक जाता है। हीराबाई घाट की ओर चली गई, गांव की बहू बेटी की तरह सिर नीचा करके धीरे धीरे। कौन कहेगा कि कंपनी की औरत है? औरत नहीं, लड़की, शायद कुंवारी है। औरत नहीं बोल सकते, कुंवारी है, लड़की है। हीरामन टिकटी पर टिकी गाड़ी पर बैठ गया। उसने टप्पर में झांक कर देखा, एक बार इधर उधर देख कर हीराबाई के तकिए के हाथ पर रख दिया। जो उसका तकिए का हाथ था अंदर उसे रख दिया। तकिए पर कोनी डालकर झुकता गया। खुशबू इसके देह में समा गई। तकिए पे जिस हीराबाई जो है उस तकिए पे लेटी हुई थी, उसी पे वो क्या हो जाता, झुक जाता और लेट जाता, उसे आलिंगन में ले लेता, उसकी खुशबू अपने देह में समा लेता है। उसे ऐसा लगता है उसकी सारी शरीर में खुशबू जो है दौड़ गई है। तकिए के गिलाफ पर कड़े फूलों को उंगलियों से छूकर उसने सूंघा। हाय रे, क्या बोलता, हाय रे हाय, इतनी सुगंध। हीरामन को लगा एक साथ 5 चिलम गांजा फूंक कर वह उठा है। हीराबाई के छोटे आईने में सब उसने अपना मुंह देखा। आंखें उसकी इतनी लाल क्यों हैं? हीराबाई लौट कर आई तो उससे ने हंसकर कहा, अब आप गाड़ी का पहरा दीजिए, मैं आता हूँ तुरंत। हीराबाई जब लौट कर आती तो वह हंसकर कहता है कि अब आप गाड़ी का पहरा दीजिए, आप गाड़ी के अंदर बैठिए, मैं आता हूँ तुरंत, अभी थोड़ी देर में। हीरामन ने अपना सफारी झोला से सहजी हुई गंजी निकाली, गमछा झाड़ कर कंधे पर ली और हाथ में बाल्टी लटका कर चला। उसके बैलों ने बारी बारी से
हुक हुक करके कुछ कहा। हीरामन ने जाते जाते उलट कर कहा, हाँ हाँ प्यास सभी को लगी है, लौट कर आता हूँ तो घास दूंगा, बदमाशी मत करो। तो वो वहाँ पर किससे कह के जा रहा है, बैलों से कह कर के, मैं लौट कर आता थे तुम्हें पानी पिलाऊंगा, घास भी खिलाऊंगा, बदमाशी मत करो, मुझे पता है सबको प्यास लगी है। और कहता हुआ वो चला जाता है। और बैल यहाँ पर कान हिला देते हैं। बैलों ने कान हिलाए। नहा धोकर कब लौटा हीरामन, हीराबाई को नहीं मालूम। नहा धोकर कब लौटा हीरामन, हीराबाई को नहीं मालूम। कजरी की धारा को देखते देखते उसी की आंखों में रात की उछटी हुई नींद लौट आई थी। उसे वो सो गई थी। हीरामन पास के गांव से जलपान के लिए दही चूड़ी चीनी ले आया है। उठिए, नींद तोड़िए, 2 मुट्ठी जलपान कर लीजिए। वो खाना लेकर आता है और उसे खिलाने लगता है। हीराबाई आंखें खोलकर अचरज में पड़ गई। एक हाथ में मिट्टी के नए बर्तन में दही, केले के पत्ते, दूसरे हाथ में बाल्टी भर पानी, आंखों में आत्मीयतापूर्ण अनुभव। वो कहता है कि अब खाना खा लीजिए। इतनी चीज़ें कहाँ से ले आए? यहाँ पर हीराबाई हीरामन से पूछ रही कि इतनी सारी चीज़ें जो है वो कहाँ से लेकर आए हैं। इस गांव का दही नामी है। इस गांव में, जिस गांव में हम रुके हुए हैं, इस गांव का दही नामी है। चाह तो फारबिसगंज का जाकर कर ही पाइएगा। जो चाय है, चाह का मतलब यहाँ टी से लिया गया, चाय से लिया गया कि चाह तो फारबिसगंज पहुँच जाएंगे, वहाँ पर ही मिलेगी। लेकिन यहाँ पर हम दही लेके आए। हीरामन की देह की गुदगुदी मिट गई। हीराबाई ने कहा, तुम भी पत्तल बिछाओ, क्योंकि तुम भी पत्तल बिछा लो, दोनों मिलकर ही खाएंगे। क्यों, तुम नहीं खाओगे तो समेट कर रख लो अपनी झोली में, मैं भी नहीं खाऊंगी। अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, खाएंगे तो दोनों ही खाएंगे। इस हीरामन लजा कर बोला, अच्छी बात, आप खा लीजिए पहले पीछे क्या, तुम भी बैठो। मतलब वो कहती है कि वो कहता है आप पहले खा लीजिए, फिर बाद में मैं खा लूंगा। तो कहती पहले और पीछे क्या होता है, पहले और बाद क्या होता है, दोनों साथ में बैठ कर खाते, तुम भी बैठो। हीरामन का जी जुड़ गया। हीरामन ने अपने हाथ से उसका पत्तल बिछा दिया, पानी छीट दिया, चूड़ा निकाल कर दिया। इस धन है। हीरामन ने देखा भक्ति भैया भोग लगा रही है, लाट होठों पर गोरस का परस, पहाड़ी तोते का दूध भात खाते देखा है। दिन ढल गया, शाम हो गई। टप्पर में सोई हीराबाई और जमीन पर दरी बिछाकर सोए हीरामन की नींद एक साथ खुली। मेले की ओर जाने वाली गाड़ियां तेंगचियों के पास रुकी, बच्चे कचर पचर कर रहे थे। हीरामन हड़बड़ा कर उठा, टप्पर के अंदर झाँक कर इशारे, इसका दिन ढल गया है, शाम हो गई है। गाड़ी में बैलों को जोतते समय उसने गाड़ी वालों के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी हाँकते हुए बोला, सिरपुर बाजार के अस्पताल की डगडरनी है, रोगी देखने जा रही है, पास ही मागमा है। वो नहीं बताना चाहती कि हमारी गाड़ी में कौन है, वो कुछ भी किसी का भी नाम ले देता है। इस बार उसने बोल दिया कि अस्पताल जा रही है, सिरपुर बाजार के अस्पताल में जा रही है, एक रोगी को देखने जा रही है। हीराबाई छत्तापुर पचीरा का नाम भूल गई। गाड़ी जब कुछ दूर आगे बढ़ गई तो उसने पूछा, पत्तापुर छपीरा? हंसकर पूछा, पत्तापुर छपीरा? क्योंकि जब हीराबाई छत्तापुर पचीरा का नाम भूल गई कि छत्तापुर पचीरा, वो बार बार बोला कि छत्तापुर पचीरा जा रही। अब आगे जब ये बता देता कि हम अस्पताल जा रहे हैं, सिरपुरा के बाजार के अस्पताल में जा रहे हैं, तब वो हीराबाई जो भूल जाती वो कहती पत्तापुर पचीरा छपीरा, पत्तापुर छपीरा बोलती। तो हंसते हंसते पेट में बल पड़ गए हीरामन के। पत्तापुर छपीरा, हाँ, वे लोग छत्तापुर पचीरा के ही गाड़ीवान थे। उनसे कैसे कहते जी हाँ कि वो छत्तापुर पचीरा, जो छत्तापुर क्या था, छत्तापुर पचीरा के ही थे। तो इसलिए मैंने छत्तापुर पचीरा नाम लेकर हमने दूसरा नाम ले दिया। अगर जो जिस जगह का आदमी होता है हम उस जगह का नाम नहीं ले सकते, इसलिए उसने नाम चेंज कर दिया। हीराबाई मुस्कुराती हुई गांव की ओर देखने लगी। सड़क टेकछिया गांव के बीच से निकली है। गांव के बच्चों ने पर्दे वाली गाड़ी देखी और तितलियां बजा बजा कर, तालियां बजा बजा कर रटी हुई पंक्तियां दोहराने लगे। लाली लाली डोलियों में लाली रे दुल्हनिया पान खाए। हीरामन हंसा, दुल्हनिया, लाली लाली डोलिया, दुल्हनिया पान खाती है, दूल्हा की पगड़ी में मुंह पोंछती है। ओ दुल्हनिया, तेगछिया गांव के बच्चों को याद रखना, लौटी बेरगुट का लड्डू लेती आइयो, लाख बरिस तेरा।
भूला जिए। कितने दिनों का हौसला पूरा हुआ है हीरामन का, ऐसे कितने सपने देखे है उसने। वह अपनी दुल्हन को लेकर लौट रहा है, हर गांव के बच्चे तालियां बजाकर गा रहे हैं, हर आंगन में झांक कर देख रही है, हर आंगन में से झांक कर देख रही है औरतें। मर्द लोग पूछते हैं कहाँ की गाड़ी है, कहाँ जाएगी। उसकी दुल्हन डोली का पर्दा थोड़ा सरका कर देखती है, और भी कितने सपने। गांव से बाहर निकलकर उसने कनखियों से टप्पर के अंदर देखा, हीराबाई कुछ सोच रही है। हीरामन भी किसी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद वह गुनगुनाने ले, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है नहीं गाड़ी। मतलब इस तरह से वो गाता हुआ वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, आपने सुना होगा ये गाना, वो गाने लगता है। हीराबाई ने पूछा, क्यों मीत, तुम्हारी अपनी बोली में कोई गीत नहीं क्या? जो तुम्हारी अपनी बोली है उसमें कोई गीत नहीं है? हीरामन अब बेखटक हीराबाई की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। कंपनी की औरत भी ऐसी होती है। सर्कस कंपनी के मालकिन मैम थी, लेकिन हीराबाई गांव की बोली में गीत सुनना चाहती है। वह खुलकर मुस्कुराया, गांव की बोली आप समझिएगा। हीराबाई ने गर्दन हिला के कान के झुमके हिला दिए। हीरामन कुछ देर तक बैलों को हाँकता रहा, चुपचाप, फिर बोला, गीत जरूर सुनिएगा, नहीं मानिएगा। इस इतना शौक गांव के गीत सुनने का है आपको? तबलीग छुड़ानी होगी, चालू रास्ते में कैसे गीत गा सकता है कोई? हीरामन ने बैल की रस्सी खींचकर दाहिने को लीक से बाहर किया और बोला, हरिपुर होकर नहीं जाएंगे तब। चालू लीक को काटते देखकर हीरामन की गाड़ी के पीछे वाले गाड़ीवान ने चिल्लाकर कहा, काय हो गाड़ीवान, लीक छोड़कर बेलीक कहाँ उधर जा रहे हो? हीरामन ने हवा में दुलाई घुमाते हुए जवाब दिया, कहाँ है बेली की वह सड़क, नननपुर तो नहीं जाएगी? फिर अपने आप बड़बड़ाया, इस मुल्क में लोगों की यही आदत बुरी लगती है, राह चलते 100 जिरह करेंगे। और भाई तुमको जाना है, जाओ, देहाती बुझ सब इस तरह से, मतलब तुम्हें जहाँ जाना जाने, हम जिस भी रास्ते से जाए तुम्हें इससे क्या मतलब। लेकिन ये समाज सोसाइटी जो होती है वो इसी तरह से पूछती हुई चलती है, और गाँव में तो सबसे ज़्यादा। ननकपुर की सड़क पर गाड़ी लाकर हीरामन ने बैलों को रस्सी ढीली कर दी। बैलों की दुल की चाल छोड़कर कदम चाल पकड़ी। बैलों ने दुल की चाल छोड़कर कदम चाल पकड़ ली। कदम कदम धीरे धीरे चलने लगे। हीराबाई ने देखा, सचमुच ननकपुर की सड़क बड़ी सूनी है। हीरामन उसकी आंखों की बोली समझती है, घबराने की बात नहीं, यह सड़क फारबिसगंज जाएगी। राह घाट के लोग बहुत अच्छे हैं, एक घड़ी रात तक हम लोग पहुंच जाएंगे। हीराबाई को फारबिसगंज पहुंचने की जल्दी नहीं। हीरामन पर उसको इतना भरोसा हो गया कि डर भय की कोई बात नहीं उठती है मन में, कि उसके अब कोई उससे डर नहीं लग रहा है। कितनी भी देर में पहुंच जाए उसे कोई समस्या नहीं आ रही। हीरामन ने पहले जो जी भरकर मुस्कुरा लिया, कौन गीत गाएगा, कौन गीत गाए? वह हीराबाई को गीत और कथा दोनों का शौक है। इस महुआ घटवारी, अच्छा, वह बोला, अच्छा, जब आपको इतना शौक है तो सुनिए महुआ घटवारी का गीत। इसमें गीत भी है, कथा भी है। कितने दिनों की बात अब यहाँ पर ये स्टार्ट हो जाती है, एक कथा और एक गीत के रूप में। तो सुनिए यहाँ पर क्या कथा स्टार्ट हो गई। कितने दिनों के बाद भगवती ने यह हौसला भी पूरा कर दिया। जय भगवती, आज हीरामन अपने मन को खलास कर लेगा। वह हीराबाई की थमी हुई मुस्कुराहट को देखता रहा। सुनिए, आज भी परमान नदी में महुआ घटवारिन के कई पुराने घाट हैं। इसी मुल्क की थी महुआ, थी तो घटवारिन, लेकिन 100 सतवंती में एक थी। एक बाप दारू ताड़ी पीकर दिन रात बेहोश पड़ा रहता। उसकी सौतेली माँ साक्षात राक्षसनी थी, बहुत बड़ी नजर, चालाक। रातों में गांजा दारू अफीम चुराकर बेचने वाले से लेकर तरह तरह के लोगों से उसकी जान पहचान थी। सबसे घुट्टा भर हेल मेल हुआ कुमारी थी, लेकिन काम कराते कराते उसकी हड्डी निकाल दी थी। राक्षसनी ने जवान हो गई, कहीं शादी ब्याह की बात भी नहीं चलाई। एक रात की बात सुनिए। हीरामन ने धीरे धीरे गुनगुनाकर गला साफ किया, सावन भादवा के रा उमड़ाल नदिया के में
मैं यो ओ मेयोरे गैनी भयावनी है। मतलब इस तरह से वो गाना पूरा लय में स्टार्ट कर देता है। तड़ाका तड़के धड़के करेज आ मोरा कि हम्बू जे बारी नहनो रे ए। मतलब इस तरह से पूरा वो गाना स्टार्ट कर देता है, यहाँ पर गीत स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पर वो गीत गाने लगता है। ओ माँ सावन भादों की उमड़ी हुई नदी, भयावती रात बिजली कड़कती है, मैं बारी क्वारी नन्ही बच्ची, मेरा कलेजा धड़कता है, अकेले कैसे जाऊं घाट पर, सो भी परदेसी राही बटोई के पैर में तेल लगाने के लिए, सतमा ने अपनी बज्जर की वाड़ी बंद कर ली। आसमान में मेघ हड़बड़ा उठे और हरा कर वर्षा होने लगी। महुआ रोने लगी अपनी माँ को याद करके। आज उसकी माँ होती तो ऐसे दुर्दिन में कलेजे से सटा कर रखती अपनी महुआ बेटी को। गे मैया, इसी दिन के लिए यहाँ दिखाने के लिए तुमने कोख में रखा था। महुआ अपनी माँ पर गुस्साई, क्यों वह अकेले मर गई। जी भर कर कोसती हुई बोली। हीरामन लक्ष्य किया। हीराबाई तकिए पर कोहनी गड़ाकर गीत में मगन एकटक उसकी ओर देख रही थी। खोई हुई सूरत कैसी भोली लगती है। हीरामन ने गले में कपकपी पैदा की। हूँ रे डायनिया मैया मोरी, इस तरह से वो गाना गाता है। नोनवा चटाई काहे नाही मारली सोरी घर आ, यही दुनिया खाते छिनेरा दिया, तेहु पोसली की नैनू दूध उघटना। हीरामन ने दम लेते हुए पूछा, भाका भी समझती है कुछ या खाली गीत ही सुनती है? भाषा भी समझ रही है या खाली गीत सुन रही है? हीरा बोली, समझती हूँ। उकटन माने उपटन, जो देह में लगता है। हीरामन ने विस्मत होकर कहा, इस रोने धोने से क्या होए, सौदागर ने पूरा दाम चुका दिया था। महुआ का बाल पकड़कर घसीटता हुआ नाव पर चढ़ा और माझी को हुक्म दिया, नाव खोलो, पाल बांधो। पाल वाली नाव पारवाड़ी चिड़िया की तरह उड़ चली। रात भर महुआ रोती छटपटाती रही। सौदागर के नौकरों ने बहुत डराया धमकाया, चुप रहो नहीं तो उठाकर पानी में फेंक देंगे। बस महुआ को बात सूझ गई। भोर का तारा मेघ की आड़ से जरा बाहर आया, फिर छिप गया। इधर महुआ भी छपाक से कूद पड़ी। अब क्या करती है वो? छपाक से क्या होता है, कूद पड़ती है। सौदागर का एक नौकर महुआ को देखते ही मोहित हो गया था। महुआ के पीठ पर वह भी कूदा। जैसे ही महुआ कूदी तो सौदागर का जो एक नौकर था वह भी कूद जाता है। उल्टी धारा में तैरना खेल नहीं, सो भी भरी भादों की नदी। जो भादों में नदी की ऐसी होती है, पूरा पानी भरा हुआ होता है, तो भादों की नदी में तैरना और मुश्किल हो जाता है। महुआ असल घटवारिन की बेटी थी। मछली भी भला थकती है पानी में। सफरी मछली जैसी फरफराती पानी चीरती भागी चली जा रही थी और उसके पीछे सौदागर का नौकर पुकार करता है, महुआ जरा थमो, तुमको पकड़ने नहीं आ रहा, तुम्हारी साथी हूँ, जिंदगी भर साथ रहेंगे हम लोग। लेकिन वो नहीं सुनती। हीरामन का बहुत प्रिय गीत यह महुआ घटवारिन गाते समय उसके सामने सावन भादों की नदी उमड़ने लगती है। अमावस्या की रात और घने बादल में रह रहकर बिजली चमक उठती है। उसी चमक से लहरों में लड़ती हुई बारी कुमारी महुआ की झलक उससे मिल जाती है। सफरी मछली की चाल और तेज हो जाती है। उसको लगता है वह खुद सौदागर का नौकर है। महुआ कोई बात नहीं सुनती, प्रतीत करती नहीं, उलट कर देखती भी नहीं, और वह थक गया है तैरते तैरते। इस तरह से वो सौदागर का नौकर जो है वो थक जाता है। इस बार लगता है महुआ ने अपने को पकड़ा दिया, खुद ही पकड़ में आ गई। उसने महुआ को छू लिया और पा लिया। उसकी थकन दूर हो गई। 15-20 साल तक उमड़ी हुई नदी की उल्टी धारा में तैरते हुए उसके मन में किनारा मिल गया। आनंद के आंसू कभी कोई रोक नहीं मारते। उसने हीराबाई से अपनी गीली आंखें चुराने की कोशिश की, किंतु हीरा ने उसके मन में बैठे न जाने कब से सब कुछ देख रही थी। हीरामन ने अपनी कांपती हुई बोली को काबू में लाकर बैलों को झिड़की दी। इस गीत में न जाने क्या है कि सुनते ही दोनों सता चले जाते हैं। लगता है 100 मन बोझ लाद दिया है किसी ने। हीराबाई लंबी सांस लेती है। हीरामन ने अंग अंग में उमंग समा जाती है। तुम तो उस्ताद हो मीता। अब हीरामन को वो हीराबाई जो है मीता बुलाती है। इस
आसिन कार्तिक का सूरज तो बांस दिए रहते हैं कुम्हाल जाता है। सूरज डूबने से पहले ही ननकपुर पहुंचता है। हीरामन अपने बैलों को समझा रहा है, कदम खोल कर और कलेजा बांध कर चल ए छी कड़के भयन ले ले हे या। ननकपुर तक वह अपने बैलों को ललकारता रहा। हर ललकार के पहले वह अपने बैलों को बीती हुई बातों को याद दिलाता। याद नहीं चौधरी की बेटी की बारात में कितनी गाड़ियाँ थी, सबको कैसे मात किया था। हाँ, वह कदम निकाले ले ननकपुर से फारबिसगंज 3 कोस 2 घंटे और हैं। जो ननकपुर से फारबिसगंज है 3 कोस और 2 घंटे हैं, मतलब इतना समय और लगेगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ननकपुर के हाट पर आजकल चाय भी बिकने लगी है। हीरामन अपने लोट में चाय भरकर ले आया। कंपनी की औरत जानता है वह सारा दिन घड़ी घड़ी में हर चाय पीती रहती। चाय है या जान, मतलब वो चाय है या जान है, वो इतना ज़्यादा चाय पीती हैं ये लोग। हीरा हंसते हंसते लोटपोट हो रही है। और तुमने किससे कह दिया कि कुंवारे आदमी को चाय नहीं पीनी चाहिए? और तुम्हें किसने कह दिया कि कुंवारे आदमी को चाय नहीं पीनी चाहिए? हीरामन लजा गया। क्या बोले वह, लाज की बात है, लेकिन वह भूख चुका है। एक बार सर्कस कंपनी की मेम के हाथ की चाय पीकर उसने देख लिया। बड़ी गर्म तासीर, पीजिए गुरुजी। हीरा हंसी। इस ननकपुर हाट पर दिया बाती जल चुकी थी। हीरामन ने अपनी सरफारी लालटेन जलाकर पिछवा में लटका दिया। आजकल शहर से 5 कोस दूर गांव वाले भी अपने को शहरू समझने लगे हैं। बिना रोशनी की गाड़ी को पकड़कर चालान कर देते हैं। 12 बखेड़ा है। आप मुझे गुरुजी मत कहिए, और तुम मेरे उस्ताद हो। हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, एक अच्छे सिखाने वाले भी गुरु और एक राग सिखाने वाले को भी उस्ताद कहा गया है। इस शास्त्र पुराण भी जानती है मैंने क्या सिखाया, मैं क्या, मतलब इस तरह से वो कहता है। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट में मैं आपको यहीं से कंटिन्यू करती हूँ। सॉरी बच्चों, थोड़ी देर के लिए अब आगे बढ़ते हैं। हीरामन अचरज के मारे गूंगा हो गया। इस इतना तेज जहन हूबहू महुआ घटवारी जैसा। गाड़ी सीता धार की एक सूखी धारा की उतराई पर गड़गड़ा कर नीचे की ओर उतरी। हीराबाई ने हीरामन का कंधा धर लिया। एक हाथ से बहुत देर तक हीरामन के कंधे पर उसकी उंगलियां पड़ी रही। हीरामन ने नजर फिराकर कंधे पर केंद्रित करने की कोशिश की। कई बार गाड़ी चढ़ाई पर पहुंची तो हीरा की ढीली उंगलियां फिर तन गई। सामने फारबिसगंज शहर की रोशनी झिलझिला रही थी। शहर से कुछ दूर हटकर मेले की रोशनी, टप्पर से लटके लालटेन की रोशनी छाया नाचती। आसपास डबडबाई आंखों से हर रोशनी सूरजमुखी फूल की तरह दिखाई पड़ती है। फारबिसगंज हीरामन का घर द्वार है। फारबिसगंज जो है हीरामन का घर द्वार है, उसका घर वहीं पर है। न जाने कितनी बार वह फारबिसगंज आया है। मेले की लदनी लादी है किसी औरत के साथ। हाँ, एक बार उसकी भाभी जिस साल आई थी, गहने में इस तरह तिरपाल से
गाड़ी के चारों ओर घेर कर बासा बनाया गया था। हीरामन अपनी गाड़ी की तिरपाल से घेर रहा है। गाड़ीवान पट्टी में सुबह होते होते रोता नौटंकी कंपनी के मैनेजर से बात करके भर्ती हो जाएगी। हीराबाई, परसों मेला खुल रहा है। इस बार मेले में पाल चट्टी खूब जमी है। बस एक रात, आज रात सब हीरामन की गाड़ी में रहेगी। वह हीरामन की गाड़ी में नहीं, घर में मीस हीरामन के घर की गाड़ी नहीं, हीरामन का घर है उसके लिए। कहीं कहाँ है कहाँ की गाड़ी है? कौन हीरामन? किस मेले से किस चीज़ की लदनी है? गांव समाज की गाड़ीवान एक दूसरे को खोज कर आसपास गाड़ी लगाकर बासा डालते हैं। अपने गांव के लालमोहर, धुन्नीराम, पलटदास वगैरह गाड़ीवानों के दह को देखकर हीरामन अचकचा गया। जो उसके अपने गांव के थे, लालमोहर, धुन्नीराम और पलटदास, इन सबको देखकर वह अचकचा जाता है। उधर पलटदास सब पर झाँक कर भड़का, मानो बाघ पर नजर पड़ गई। हीरामन ने इशारे से सभी को चुप किया, फिर गाड़ी की ओर कनखी मारकर फुसफुसाया, चुप, कंपनी की औरत है, नौटंकी कंपनी की एक नहीं सब चार हीरामन, एक नहीं अब चार हीरामन। चारों ने अचरज से एक दूसरे को देखा। कंपनी का नाम में कितना असर है, हीरामन में लक्ष्य किया। तीनों एक साथ सटक दम हो गए। लालमोहन ने जरा दूर हटकर बतियाने की इच्छा प्रकट की। इशारे से ही हीरामन ने टप्पर की ओर मुँह करके कहा, होटल तो नहीं खुला होगा? कोई हलवाई की यहाँ से पक्की ले आवें। हीरामन कहती, हीरामन जरा इधर सुनो, मैं कुछ नहीं खाऊंगी अभी, लो तुम खा लो। क्या है पैसा? इस पैसा देकर हीरामन ने अभी कभी फारबिसगंज में कच्ची पक्की नहीं खाई। उसने गांव के इतने गाड़ीवान है, किस दिन के लिए वह छू नहीं सकता पैसा। उसने हीराबाई से कहा, बेकार मेला बाजार में हुज्जत मत कीजिए, पैसा रखिए। मौका पाकर लालमोहर भी टप्पर के करीब आ गया। उसने सलाम करते हुए कहा, 4 आदमी के भात में 2 आदमी खुशी से खा सकते हैं। बासा पर भात चढ़ा हुआ है। हे हम लोग एक ही गांव के हैं। गांव ग्रामीण के रहते होटल और हलवाई के यहाँ खाएगा हीरामन ने लालमोहर की हाथ टीप दिया। बेसी भी भचर भचर मत करो। इस तरह से वो बात अपनी भाषा में यहाँ बोल रहे हैं। गाड़ी से 4 रस्सी दूर जाते जाते धुन्नीराम ने अपने कुलबुलाते हुए दिल की बात खोल दी। इस तुम भी खूब हो हीरामन। उस साल कंपनी के बाग, इस बार कंपनी की जनानी। उस साल कंपनी के बाग लेकर आए थे और इस साल कंपनी की जनानी। हीरामन ने दबी आवाज में कहा, भाई रे, यह हम लोगों के मुल्क का जनाना नहीं। फिर लटपट बोली, सुनकर भी चुप रह जाए। एक तो पश्चिम की औरत, इस पर कंपनी की। धुन्नीराम ने अपनी शंका प्रकट की, लेकिन कंपनी में तो सुनते ही पतुरिया रहती है। 10 सभी ने एक साथ उसकी दुर्रा दिया। कैसा आदमी है, पटुरिया रहेगी कंपनी में भला? देखो इतनी बुद्धि, सुना है, देखा तो नहीं कभी। धुन्नीराम ने अपनी गलती मान ली। पलटदास की बात सूझी। हीरामन भाई, जनाना जात अकेली रहेगी गाड़ी पर? कुछ भी हो, जनाना आखिर जनाना है। कोई ज़रूरत ही पड़ जाए, मतलब जो बैलगाड़ी है यहाँ पर जो फीमेल है वो अकेली रहेगी, तो फीमेल है, क्या पता किस समय क्या ज़रूरत पड़ जाए। उसकी मुश्किलों को देखते हुए यहाँ किसी को एक को रुकना चाहिए। यह बात सभी को अच्छी लगी। हीरामन ने कहा, बात ठीक है पलट, तुम लौट जाओ, गाड़ी के पास ही रहना और देखो गपशप जरा होशियारी से करना। वो पलटदास को भेज देता है। हीरामन की देह से अतुर गुलाब की खुशबू निकल रही थी। जो इत्र गुलाब था उसकी खुशबू निकल रही थी। हीरामन का करम सांड है, उस बार महीनों तक उसकी देह में बघाइन गंध नहीं गई थी। लालमोहर ने हीरामन की गमछी सूंघ ली। हीरामन चलते चलते रुक गया। क्या करे लालमोहर भाई, जरा कहो तो। बड़ी जिद करती है, कहती है नौटंकी देखता ही होगा, क्यों जो उसकी नौटंकी है उसे देखना ही होगा, फोकट में ही, फ्री में ही, और गांव नहीं पहुंचेगी यह बात। हीरामन बोला, नहीं जी, एक रात नौटंकी देखकर जिंदगी भर भोली ठोली कौन सुने। ठेसी मुर्गी विलायती चाल। धुन्नीराम ने पूछा, फोकट में देखने पर भी तुम्हारी भौजाई बात सुनाएंगी? तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारी पत्नी है, जो भौजाई है तुम्हारी बात सुनाएंगी। फोकट में भी तुमने देख ली, तुम्हारी जो भाभी हैं वो भी सुना देंगी तुम्हें। लालमोहर के बासा के बगल में एक लकड़ी की दुकान लाद कर आए हुए गाड़ीवान का बासा
है बादशाह के मीर गाड़ीवान मियाँ जान बूढ़े सफरी गुड़गुड़ी पीते हुए पूछा, क्यों भाई? मीना बाजार की लदनी लाद कर कौन आया है? जो मीना बाजार की लदनी आई है वो कौन लाद कर लाया है? मीना बाजार तो पतरिया पट्टी को कहते। क्या बोलता है ये बूढ़ा मियाँ? मनोहर हीरामन के कान में फुसफुसा कर, तुम्हारी देह में महक आ रही है, खुशबू आ रही है, ये क्यों आ रही है? ये पूछने लगते। लहसनवा लालमोहर का नौकर गाड़ीवान है। जो लहसनवा है, जो लालमोहर का नौकर गाड़ीवान है, उनमें सबसे छोटा है, पहली बार आया है। तो क्या बबुआइयों में यहाँ बचपन से नौकरी कर चुका है? वह रह रहकर वातावरण को सूंघता है। नाक सिकोड़ा कर हीरामन ने देखा। लहसनवा का चेहरा तम गया। कौन आ रहा है धड़ाधड़ाता हुआ? कौन? पलटदास। क्या है? पलटदास आकर खड़ा हो गया। चुपचाप उसका मुंह तमतमाया हुआ था। हीरामन ने पूछा, क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं? क्या जवाब दे पलटदास? हीरामन ने उसकी चेतावनी दे दी थी। गपशप होशियारी से करना। वह चुपचाप गाड़ी की आसानी से पर जाकर बैठ गया हीरामन की जगह पर। हीराबाई ने पूछा, तुम किस भी हीरामन के साथ हो? पलटदास ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। हीराबाई फिर लेट गई, चेहरा मोहरा और बोली बारी देख सुनकर पलटदास का कलेजा कांपने लगा। न जाने क्यों हाँ रामलीला में क्या सुकुमारी सी तरह थकी लेटी हुई थी। मैं सियावर रामचंद्र जी की जय। पलटदास के मन में जय जयकार होने लगा। वह दास वैश्वन है, कीर्तन्य है। थकी हुई सीता महारानी के चरण टीपने की इच्छा प्रकट की थी। उसने हाथ की उंगली से इशारे से मानो हारमोनियम की पटोरियों पर नचा रहा हो। हीराबाई तमक कर बैठ गई। अरे पागल, क्या जाओ भागो। पलटदास को लगा गुस्साई हुई कंपनी की औरत की आंखों से चिंगारी निकल रही है। छटक छटक वह भागा। पलटदास क्या जवाब दे? वह मेला में भी भागने को पाए सोच रहा है। बोला, कुछ नहीं, हमने व्यापारी मिल गया, अभी ही स्टेशन जाकर माल लादना है। भात में तो अभी देर है, मैं लौट आता हूँ, तब तक। खाते समय धुन्नीराम और लहसनवा ने पलटदास की टोकरी भर निंदा की। छोटा आदमी है, कमीना है, पैसे का हिसाब जोड़ता है। खाने पीने के बाद लालमोहर के दल ने अपना बासा तोड़ दिया। धुन्नी और लहसनवा गाड़ी जोत कर हीरामन के बासा पर चले। गाड़ी की लीक धरा कर हीरामन ने चलते चलते रुककर लालमोहर को कहा, जरा मेरे इस कंधे को सूंघो तो। सूंघकर देखो। लालमोहर ने कंधा सूंघकर उसके आंखें मूंदी। मुंह से इस पर शब्द निकला। हीरामन ने कहा, जरा सा हाथ रखने पर इतनी खुशबू, समझो लाल मोहर के हीरामन का हाथ पकड़ लिया। कंधे पर हाथ रखा था। सच सुनो हीरामन, नौटंकी देखने में ऐसा मौका फिर कभी हाथ नहीं लगेगा। हाँ, तुम भी देखोगे। लाल मोहर की बत्तीसी चौराहे की रोशनी में झिलमिला उठी। बत्तीसी जो है उसकी वो दिखने लगती, झिलमिला उठती है। बादशाह पर पहुंचकर हीरामन ने देखा टप्पर के पास खड़ा बतिया रहा है कोई। हीराबाई से धुन्नी और लहसनवा ने एक ही साथ कहा, कहाँ रह गए? पीछे बहुत देर खोज रही है कंपनी। हीरामन ने टप्पर के पास जाकर देखा। अरे यह तो वही बक्सा ढोने वाला नौकर जो चंपानगर मेले में हीराबाई को गाड़ी पर बिठाकर अंधेरे में गायब हो गया था, वही है। आ गए हीरामन, अच्छी बात, इधर आओ। यह लो अपना भाड़ा और यह लो अपना दक्षिणा। 50 रुपए हो गए। हीरामन को लगा किसी ने आसमान से धकेल कर धरती पर गिरा दिया। किसी ने इसको बक्सा ढोने वाले आदमी ने कहाँ से आ गया? ये यही बिठा के गया था। हीराबाई को अभी लेने भी आया। उसकी जीप पर आई हुई बात जीप पर ही रह गई। इस दक्षिणा। अब वह चुपचाप खड़ा रह गया। हीराबाई बोली, लो पकड़ो और सुनो, कल सुबह रोहता कंपनी में आकर मुझसे भेंट करना, पास बनवा दूंगी। बोलते क्यों नहीं? तो कह रही, रोहता कंपनी में आ जाना, मैं तुम्हारा पास बनवा दूंगी, तुम वहाँ पर देख लोगे फ्री में। लाल मोहर ने कहा, इनाम बख्शीश दे रही है मालकिन, ले लो। हीरामन ने कटकर लालमोहर की ओर देखा। बोलने का जरा भी ढंग नहीं इस लालमोहर को। धुन्नीराम की स्वागत भुक्ति सभी ने सुनी। हीराबाई ने भी गाड़ी बैल छोड़कर नौटंकी कैसे देख सकता है कोई गाड़ीवान मेले में। हीरामन ने रुपया लेते हुए कहा, क्या बोलेगा? उसने हंसने की चेष्टा की। कंपनी की औरत कंपनी में जा रही है। हीरामन का क्या बक्सा ढोने वाला रास्ता दिखाता हुआ आगे बढ़ा। इधर से हीराबाई जाते जाते रुक गई। हीरामन के बैलों को संबोधित करके बोली, अच्छा मैं चली बहन।
बैलों ने भैया भैया शब पर कान हिलाए। भैयों आज रात दिरौता संगीत कंपनी के स्टेज पर गुलबदन देखिए, गुलबदन देखिए गुलबदन। आपको ये जानकर खुशी होगी कि मथुरा मोहन कंपनी की मशहूर एक्ट्रेस मिस हीरा देवी, जिसकी एक अदा पर 1000 जान फिदा है, इस बार हमारी कंपनी में आ गई है। याद रखिए आज की रात मिस हीरा देवी गुलबदन के नाम। नौटंकी वालों ने इस ऐलान से मेले की हर पट्टी में सरगर्मी फैला रही। हीराबाई मिस हीरा देवी लैला गुलबदन फिल्म एक्ट्रेस को मात करती हैं। तेरा बाकी अदा पर मैं खुदा हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बयां क्या करूँ। यह ख्वाहिश है कि मुझको देखा करे और दिलो जान मैं तुझको देखा करूँ। धन धड़ाम और आदमी की दिल नगाड़ा हो गया, हर आदमी का दिल नगाड़ा हो गया है। लाल मोहर दौड़ता हाफता बासा पर आया। ए हीरामन, यहाँ क्या बैठे हो, चल कर देखो, जयकार हो रहा है। मैं बाजा गाजी छप्पी फरहाम के साथ हीराबाई की जय जय कर रहा हूँ। हीरामन हड़बड़ा कर उठा। लहसनवा ने कहा, धुन्नी काका तुम बासा पर रहो, मैं भी देख कर आता हूँ। धुन्नी की बात कौन सुनता है। तीनों जन नौटंकी, तीनों लोग, जो जन मतलब लोग, नौटंकी कंपनी की एलनिया पार्टी के पीछे पीछे चलने लगे। हर नुक्कड़ पर रुककर बाजा बंद करके ऐलान किया जाता। ऐलान के हर शब्द पर हीरामन फुलक उठता। हीराबाई का नाम के साथ अदा फिर वगैरह सुनकर उसने लाल मोहर के पीठ थपरारी। धन है या नहीं। लाल मोहर ने कहा, अब बोलो, अब भी नौटंकी नहीं देखोगे। सुबह से ही धुन्नीराम और लाल मोहर समझा रहे थे, समझा कर हार चुके थे। कंपनी में जाकर भेंट कर आओ। जाते जाते पुरसिस कर गई, लेकिन हीरामन की बस एक बात, धत कौन भेंट करने जाए। कंपनी की औरत कंपनी में गई, अब उससे क्या लेना देना। चिहिंगी भी नहीं। वह मन ही मन रूठा हुआ था। ऐलान सुनने के बाद उसने लाल मोहर से कहा, जरूर देखना चाहिए। क्यों लाल मोहर। दोनों आपस में सलाह करते रौता कंपनी की ओर चले गए। खेमों के पास पहुंचकर हीरामन ने लाल मोहर को इशारा किया। पूछताछ करने का भार लाल मोहर कैसे। लाल मोहर कचरा ही बोलना जानता है। लाल मोहर ने एक काले कोट वाले से कहा, बाबू साहब जरा सुनिए तो। काले कोट वाले नाक बहुत चढ़ाकर, क्या है इधर क्यों। लाल मोहर की कचरा ही बोली बढ़ा गई। तेवर देखकर बोला, गुल नहीं, बुल नहीं। हीरामन ने झट से संभाल लिया। हीरा देवी किधर रहती हैं, बता सकते हैं। उस आदमी की आंखें हठात लाल हो गई। सामने खड़े नेपाली सिपाही को पुकार कर कहा, इन लोग क्यों आने दिया इधर। हीरामन वही फेनू गिलासी आवाज किधर से आई। खेमे के पर्दे से हटाकर हीराबाई ने बुलाया, यहाँ आओ, जाओ अंदर देखो, बहादुर इसको पहचान लो, यह मेरा हीरामन है, समझे। नेपाली दरबान हीरामन की ओर देखकर जरा मुस्कुराया और चला गया। काले कोट वाले से जाकर कहा, हीराबाई का आदमी है। नहीं रोकने बोला। लाल मोहर पान ले आया। नेपाली दरबान के लिए खाया जाए। इस एक नहीं पास चारों अठनियाँ बोले कि जब तक मेले में है रोज रात में आकर देखना, सबका ख्याल रखती है। बोली कि तुम्हारे और साथी हैं, सभी के लिए पास ले जाओ। कंपनी की औरतों की बात निराली होती है या नहीं। लाल मोहर ने लाल कागज के टुकड़ों को छूकर देखा। पास वारे हीरामन भाई, लेकिन 5 पास लेकर क्या होगा। पलटदार तो फिर पलटकर आया ही नहीं अभी तक। हीरामन ने कहा, जाने दो, अभागे को तकदीर में लिखा नहीं। यहाँ पहले गुरु कसम खानी होगी सभी को कि गांव घर में यह बात एक पंछी भी नहीं जान पाए। लाल मोहर ने उत्तेजित होकर कहा, कौन साला बोलेगा। गांव में जाकर पलटा ने अगर बदनामी कर दी तो दूसरी बार से फिर साथ नहीं लाऊंगा। हीरामन ने अपनी थैली आज हीराबाई के जिम्मे रख दी है। मेले का क्या ठिकाना है। किस किस पाकिट काट लोग हर साल आते हैं, अपने साथी संयोग का भी क्या भरोसा। हीराबाई मान गई। हीरामन के कपड़े की काली थैली को उसने कपड़े के चमड़े के बॉक्स में बंद कर दिया। बक्से के ऊपर भी कपड़े को खोलकर अंदर की झलमील रेशमी अस्तर का
मन का मान अभिमान दूर हो गया। लाल मोहर और धुनीराम से मिलकर हीरामन की बुद्धि की तारीफ की, उसके भाग्य को सराहा। 12 और उसके भाई और भाभी की निंदा की। दबी जबान से हीरामन को जैसा हीरा भाई मिला, इसलिए कोई दूसरा भाई होता तो। लहसनवा का मुंह लटका हुआ था। ऐलान सुनते सुनते न जाने कहाँ चला गया कि घड़ी भर सांझ होने के बाद लौटा। लालमोहन ने एक मालिकाना झुड़की दी थी। गाली के साथ सौदा कहाँ गया था, ये कहाँ चला गया। धुनीराम ने चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ाते हुए कहा, पहले यह फैसला कर लो कि गाड़ी के पास कौन रहेगा कौन। यह लहसनवा कहाँ जाएगा। लहसनवा रो पड़ा, ए मालिक हाथ जोड़ता हूँ, एक को झलक, बस एक झलक देख। हीरामन ने उदारता पूर्वक, अच्छा एक झलक क्यों, 1 घंटा देखना, मैं आ जाऊँगा। नौटंकी शुरू होके 2 घंटे पहले ही नगाड़ा बजाना शुरू हो जाता और नगाड़ा शुरू होते ही लोग पतंगों की तरह टूटने लगते हैं। टिकट घर के पास भीड़ लगकर हीरामन को बड़ी हंसी आई। लालमोहर उधर देखकर कैसी धुकमुक्की होकर कर रहे हैं लोग। हीरामन भाग के, कौन पलटदास, कहाँ की लदनी लाद लाए। लालमोहर ने पराए गांव के आदमी की तरह पूछा। पलटदास ने हाथ मलते ही माफी मांगी, कसूरबा है जो सजा दो तुम लोग, सब मंजूर है, लेकिन सच्ची बात तो कहे कि सिया सुकुमारी। हीरामन के मन में पुरीन नगाड़े के तल पर विकसित हो चुका था। बोला, देखो पलटा, यह मत समझना कि गांव घर की जनाना है। देखो तुम्हारे लिए भी पास दिया है, पास ले लो, अपना तमाशा देखो। लालमोहन ने कहा, लेकिन एक शर्त पर कि पास मिलेगा। बीच बीच में लहसनवा को भी। पलटदास को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वह लहसनवा से बातचीत कर आया है अभी। लालमोहर की दूसरी शर्त सामने रखी, गाँव में अगर यह बात मालूम हुई किसी तरह, राम दांत से जीभ से काटते हुए पलटदास ने बताया, ठनिया फटाक इधर। फटाक पर खड़े दरवान ने हाथ से पास लेकर उनके चेहरे की बारी बारी देखा। बोला, यह तो पास है, कहाँ से मिला। अब लालमोहर की कचराही बोली सुने कोई। उसने तेवर देखकर दरबान घबरा गया। मिलेगा कहाँ से, अपनी कंपनी से पूछ लिए जाकर। 4 ही नहीं, देखिए एक और है। जेब से 5वां पास निकाल कर दिखाया। लाल मनोहर ने 1 रुपये वाले फाटक पर नेपाली दरबान खड़ा था। हीरामन ने पुकार कर, ए सिपाही दाजू, सुबह को ही पहचानवा दिया था और अभी भूल गए। नेपाली दरबान बोला, हीराबाई का आदमी है, सब जाने दो, पास है तो फिर काहे को रोकना। 8वां दर्जा। तीनों ने कपड़ घर को अंदर से पहली बार देखा। सामने कुर्सी बेंचों वाले दर्जे हैं, पर्दे पर राम बनगमन की तस्वीर है। पलटदास पहचान गया, उसके हाथ जोड़कर नमस्कार किए। पर्दे के अंकित रमसिया सुकुमारी और लखन लला को जय है। पलटदास की आंखें भर आई। हीरामन ने कहा, लालमोहर छपी सभी खड़े हैं या चल रहे हैं। लालमोहर अपने बगल में बैठे दर्शकों से जान पहचान कर चुका है। उसने कहा, खेला अभी पर्दा के भीतर है, अभी जमीन का दे रहा है लोग जमाने के लिए। पलटदास ढोलक जानता है, इसलिए नगाड़े के ताल पर गर्दन हिलाता और दिया सिलाई पर ताल काटता है। बीड़ी आदान प्रदान करने के लिए मीस एक दूसरे को बीड़ी दी जाती है। हीरामन ने भी एक आध जान पहचान कर ली थी। लालमोहर के परिचित आदमी ने चादर से ढकते हुए कहा, नाच शुरू होने में अभी देर है, तब तक एक नींद ले। सब दर्जा से अच्छा 8वां दर्जा, सबसे पीछे सबसे ऊंची जगह पर जमीन पर गर्म पुआल है। यह है कुर्सी बेंच पर बैठे इस सर्दी के मौसम में तमाशा देखने वाले अभी खुच कर उठे ये चाह पीने। उस आदमी ने अपनी संगी से कहा, खेला शुरू होने पर जगा देना। नहीं, खेला शुरू होने पर नहीं, हिरिया जब स्टेज पर उतरे हमको जगा देना। हीरामन के कलेजे में जरा आँच लगी। हिरिया बड़ा लटपटिया आदमी मालूम पड़ता है। उसने लाल मोहर की आंख के इशारे का इस आदमी से बताने की जरूरत नहीं। घन धड़ाम पर्दा उड़ गया। हीराबाई शुरू में ही उतर गई स्टेज पर। कपड़ घर खचबच भर गया कि हीरामन का मुंह अचरज में खुल गया। लाल मोहर ने न जाने क्यों ऐसी हंसी आ रही थी। हीराबाई के गीत के हर पद पर वह हंसता बेवजह। गुलबदन दरबार लगाकर बैठी है, ऐलान कर रही है, जो आदमी तख्त हजारा बनाकर ला देगा, मुँह मांगी चीज़ इनाम में दी जाएगी। अजी है कोई ऐसा फंकार तो जाइए तैयार बना कर लाइए तख्त हजारा। किड़किड़ी
अलबत्ता नाचती है क्या गला है मालूम है। ये आदमी कहता है कि हीराबाई पान बीड़ी सिगरेट जर्दा कुछ नहीं खाती। ठीक कहती है बड़ी नीम वाली डैश है रंडी है। कौन कहता है कि डैश है। दांत में मिस्सी कहाँ है पाउडर है। दांत धोलेगी तो लेती होगी हरगिज नहीं। कौन आदमी है बात की बेबात करता है। कंपनी की औरत पतुरिया कहता है तुमको बात क्यों लगेगी। मतलब यहाँ गाली दे रहा है मारो साले को मारो। मतलब यहाँ पर गाली गलौज स्टार्ट हो जाती है। हो हल्ले के बीच हीरामन की आवाज़ कपड़धर को फाड़ रही थी और एक गर्दन उतार रही थी। मीन्स यहाँ तक हीराबाई को लोग गाली देना स्टार्ट कर रहे थे कि ये वो है, मतलब एक नाचने वाली नहीं, उसे गालियाँ देना स्टार्ट कर देते। इस तरह से एक समाज है, मतलब किसी भी नाचने वाले को यहाँ पर गंदा समझा जाता है। उस तरह की नज़रों से यहाँ कुछ लोग आकर बोल रहे हैं और वो लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, वो शब्दों का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर लालमोहर दुलारी से पटापट पीटता जा रहा है। लालमोहर जो दुलारी से पटापट पीटता जा रहा है। सामने के लोगों को पलटदार से एक आदमी की छाती पर सवार है। साला सिया सुकुमारी को गाली देता है, सो भी मुसलमान होकर। धुन्नीराम शुरू से ही चुप था। मारपीट शुरू होते ही वह कपड़घर के से निकल जाता है, वहाँ से निकलकर भाग जाता है। काले कोट वाले नौटंकी मैनेजर नेपाली सिपाही के साथ दौड़ आए। दारोगा साहब ने हंटर से पीटना शुरू कर दिया। हंटर खाकर लालमोहर तिलमिला उठा। कचहरी बोली में भाषण देने लगा। दारोगा साहब ने मारते हुए मारिए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन यह पास रख लीजिए। एक पास पॉकेट में भी है, देख सकते हैं कि हुजूर टिकट नहीं पास। तब हम लोगों के सामने कंपनी की औरत कोई बुरी बात कहे तो कैसे छोड़ देंगे। कंपनी के मैनेजर के में समझ आ गई सारी बात। उसने दरोगा को समझाया, हुजूर मैं समझ गया कि ये सारी बदमाशी मथुरा मोहन कंपनी वाले की है। तमाशे में झगड़ा खड़ा करके कंपनी का बदनाम नहीं। हुजूर इन लोगों को छोड़ दीजिए, हीराबाई के आदमी है, बेचारी की जान खतरे में, हुजूर ने कहा था ना। हीराबाई का नाम सुनते ही दारोगा ने तीनों को छोड़ दिया, लेकिन तीनों की दुआली छीन ली। मैनेजर ने तीनों को 1 रुपया वाले दर्जे में कुर्सी पर बैठाया। आप लोग यहीं बैठिए, पान भिजवा देता हूँ। कपड़घर शांत हुआ और हीराबाई स्टेज पर लौट आई। नगाड़ा फिर घनघना उठा। थोड़ी देर बाद तीनों की एक ही साथ धुन्नीराम का ख्याल हुआ। अरे धुन्नीराम कहाँ गया। जो धुन्नीराम के बारे में सोचने लगते हैं कि कहाँ गया। मालिक ओ मालिक, लहसनवा कपड़घर के बाहर चिल्लाकर पुकारा है। ओ लालमोहर मालिक। लालमोहर तास्वर के जवाब दिया। इधर से उधर से एक टिका फाटक से सभी दर्शकों ने लालमोहर की ओर मुड़कर देखा। लहसनवा को नेपाली सिपाही लालमोहर के पास ले आया। लालमोहर ने जेब के से पास निकाल कर दिखा दिया। लहसनवा ने आते ही पूछा, मालिक कौन आदमी क्या बोल रहा है, बोलिए तो ज़रा चेहरा दिखला दीजिए। उसकी एक झलक लोगों ने लहसनवा की चौड़ी और सपाट छाती देखी। जाड़े के मौसम में भी खाली थे चेले छठी के साथ यह लोग। लालमोहन ने लहसनवा को शांत किया। तीनों चारों से मत पूछे, कोई नौटंकी में क्या देखा, किस्सा कैसे याद आए। हीरामन को लगता था हीराबाई शुरू से ही उसी की ओर टकटकी लगाकर देख रही है, गा रही है, नाच रही है। लालमोहर को लगता था कि हीराबाई उसी की ओर देखती। वह समझ गए कि हीरामन से भी ज़्यादा पावर वाली आदमी है लालमोहर। पलटदास किस्सा समझता है, किस्सा और क्या, रामायण की बात है। वह राम, वह सीता, वह लखन माल और वही रावण। सिया सुकुमारी को राम जी ने छीनने के लिए रावण तरह तरह का रूप धारण करके आया था। राम और सीता का रूप बदल लेते थे। यहाँ भी तख्त हजारा बनाने वाला माली का बेटा राम है। गुलबदन मियाँ सुकुमारी है। माली के लकड़े का दोस्त लखनवा है और सुल्तान है रावण। धुन्नी राम को बुखार है तेज। लहसनवा का सबसे अच्छा जोकर का पार्ट लगा है। चिड़ैया तो के लेके न जइवे नरहट के बजरिया। वह उस जोकर से दोस्ती लगाना चाहता है, नहीं लगाएगा दोस्ती जोकर साहब से, कि उससे दोस्ती नहीं लगा सकता। हीरामन को एक गीत की आधी कड़ी हाथ लगी। जो एक गीत था उसकी आधी कड़ी हाथ लगी। मारे गए गुलफाम। जो ये कौन था यह गुलफाम। हीराबाई रोती हुई गा रही थी, अजी हाँ मारे गए गुलफाम, टिल टिल बेचारा गुलफाम। जो गुलफाम के बारे में गीत गा रही थी उसे बस एक ही कड़ी याद हो गई, उसे नाम याद हो गया, बस एक ही लाइन, मारे गए गुलफाम। तीनों ही को दुआली वापस देते हुए पुलिस के सिपाही ने कहा, लाठी दुआली लेकर नाच देखने आते हो।
दूसरे दिन मेले भर में यह बात फैल गई। मथुरा मोहन कंपनी से भाग कर आई है हीराबाई, इसलिए इस बार मथुरा मोहन कंपनी नहीं आई है, उसके गुंडे आए। हीराबाई भी कम नहीं बड़ी खिलाड़ औरत है। तेरह तेरह देहाती लठैत पाल रही है। वाह मेरी जान भी कहे तो कोई मजाल है। 10 दिन रात दिन भर भाड़ा ढोटा हीरामन। शाम होते ही नौटंकी का नगाड़ा बजने लगता। नगाड़े की आवाज़ सुनते ही हीराबाई की पुकार कानों में पास मंडराने लगती। भैया मीता, हीरामन, उस्ताद, गुरुजी, हमेशा कोई न कोई बाजा उसके मन में कोने में बजता रहता दिन भर। कभी हीरा हारमोनियम, कभी नगाड़ा, कभी ढोल और कभी हीराबाई की पैजनी। उन्हीं साजों में गाद पर हीरामन उठता बैठता चलता फिरता। नौटंकी कंपनी के मैनेजर से लेकर पर्दा खींचने तक को उसके पहचानते थे हीराबाई का आदमी है। मतलब जितने भी उस वाली कंपनी के लोग थे वो जान गए थे कि ये हीराबाई का ही आदमी है। पलटदास हर रात नौटंकी शुरू होने के समय सिद्धापुर स्टेज को नमस्कार करता हाथ जोड़कर। लालमोहर एक दिन अपनी कचराई बोली सुनाने गया था हीराबाई को। हीराबाई ने पहचाना ही नहीं तब उसे उसका दिल छोटा हो गया। उसका नौकर लहसनवा उसके हाथ से निकल गया है। नौटंकी कंपनी में भर्ती हो गया है। जोकर से उसकी दोस्ती हो गई है। दिन भर पानी भरता है, कपड़े धोता है, कहता है गाँव में क्या है जो जाएंगे। लालमोहर उदास रहता है। धुनीराम घर चला गया है, बीमार हो गया था। जो धुनीराम था वो घर चला गया। ये सब लोग वहाँ पर मेले में थे, जो मेले में लोगों का सामान ढो रहे थे, काम कर रहे थे और शाम को नौटंकी देखने लगते हैं। ये लोग बाहर अपने गांव से दूर मेले में आए हुए थे, 8 से 10 दिन के लिए आए हुए थे। अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। हीरामन आज सुबह से 3 बार लदनी लाद कर स्टेशन आ चुका है। आज न जाने कि उसका अपनी भौजाई को याद आ रही है। धुनीराम ने कुछ कह तो नहीं दिया। बुखार की झोंक में यही कितना अटर पटर बक रहा था। गुलबदन तख्त हजारा लहसनवा मौज में है, दिन भर हीराबाई को देखता होगा। कल कह रहा था हीरामन मालिक तुम्हारे अकबाल में खूब मौज में हूँ। हीराबाई की साड़ी धोने के बाद कठोटे का पानी उत्तर गुलाब हो जाता है, उसमें अपनी गमछी डुबो कर छोड़ देता हूँ। लो सूंघोगे। हर रात किसी न किसी मुंह से सुनता है कि हीरा गाली देते हैं कि इस तरह से उसे बुरा यहाँ पर गाली देकर पुकारते। हर रात किसी न किसी के मुंह से हीराबाई के लिए गाली सुनता है। कितने लोग से लड़ेंगे वह बिना देखे कैसे कहें। कोई बात बोल जाता है किसी को कि कौन कैसा है। राजा को भी लोग पीठ पीछे गाली देते हैं। आज वह हीराबाई से मिलकर कहेगा नौटंकी कंपनी में रहने से बहुत बदनाम करते हैं लोग। सर्कस कंपनी में क्यों नहीं काम करती। सर्कस में बदनामी नहीं मिलेगी, नौटंकी कंपनी में नाच गाने से बहुत बदनामी करते कि ये बहुत बुरा समाज है जो बहुत बदनामी देता है। सबके सामने नाचती है। हीरामन का कलेजा दब दब जलता रहता। उस समय सर्कस कंपनी में बाघ को उसके पास जाने की हिम्मत कौन करेगा। सुरक्षित रहेगी हीराबाई, किधर की गाड़ी आ रही है। हीरामन भाई। लालमोहर की बात सुनकर हीरामन गर्दन मोड़ कर देखा। क्या लाट कर लाया है लालमोहर। तुमको ढूंढ रही है हीराबाई, स्टेशन पर जा रही है। एक ही सांस पर सुना गया। लालमोहर की गाड़ी पर ही आई है, मेले से जा रही है। कहाँ। हीराबाई रेलगाड़ी से जा रही है। हीरामन ने गाड़ी खोल दी। माल गोदाम के चौकीदार से कहा भैया जरा गाड़ी बैल देखते रहिए, आ रहे हैं। उस्ताद जदाना मुसाफिर खाने के फाटक के पास हीराबाई ओढ़नी के मुंह हाथ ढककर खड़ी थी। थैली बढ़ाती हुई बोली लो हे भगवान, भेंट हो गई। चलो, मैं तो उम्मीद खो चुकी थी कि तुमसे भेंट होगी, मुलाकात होगी। यहाँ पर हीराबाई जो है हीरामन से बोल रही है तुमने अब भेंट नहीं हो सकेगी। मैं जा रही हूँ गुरुजी कि अब तुमसे जो है कभी भेंट नहीं हो पाएगी। मैं यहाँ से अब जा रही हूँ क्योंकि मेरी नौटंकी ख़त्म हो गई है। बक्सा ढोने वाला जो आदमी था, जो कुली था, आज कोट पतलून पहनकर बाबू साहब बन गया है। मालिकों की तरह कुलियों को हुक्म दे रहा है जनाना दर्जा में चढ़ाना। अच्छा। हीरामन हाथ में थैली लेकर चुपचाप खड़ा रहा। जो हीरामन हाथ से में थैली लेकर चुपचाप खड़ा। कुर्ते के अंदर से थैली निकाल कर दी है हीराबाई ने। चिड़िया की देह को गर्म कर रखी है। गाड़ी आ रही है। बक्सा ढोने वाले ने मुंह बनाते हुए हीराबाई की ओर देखा। उसके चेहरे का भाव स्पष्ट इतना ज़्यादा क्या है। हीराबाई चंचल हो गई, बोली हीरामन इधर आओ अंदर, मैं
फिर लौट कर जा रही हूँ मथुरा मोहन कंपनी में, अपने देश की कंपनी है वैनेली। मेला आओगे ना, वहाँ के मेला में आओगे ना, तुम ज़रूर आना। हीराबाई ने हीरामन के कंधे पर हाथ रखा, इस बार दाहिने कंधे पर। फिर अपनी थैली से रुमाल निकालते हुए बोली, एक गर्म चादर खरीद लेना, तुम अपने लिए एक गर्म चादर खरीद लेना। हीरामन की बोली फूटी इतनी देर बाद, इस हरदम रुपया पैसा रखिए, रुपया क्या करेंगे चादर का। हीराबाई का हाथ रुक गया, उसके हीरामन के चेहरे को गौर से देख फिर बोली, तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है। क्यों मीता, बहुत घटवारिन को बहुआ घटवारिन को सौगंधर ने खरीद जो लिया है गुरुजी। जैसे तुमने जो कहानी घटवारिन की बताई थी, उसे सौदागर ने जो खरीद लिया था, इसी तरह से मुझे भी खरीद लिया गया है। गला भरा आया हीराबाई का। बक्सा ढोने वाले ने बाहर से आवाज़ दी, गाड़ी आ गई है। हीरामन कमरे के बाहर निकल आया है। हीरामन जो है कमरे के बाहर निकल आया। बक्सा ढोने वाले ने टंकी के जोकर जैसा मुंह बनाकर कहा, प्लेटफार्म से बाहर भागो, बिना टिकट के पकड़ोगे तो 3 महीने की हवा होगी, सज़ा होगी। तो जो प्लेटफार्म है वहाँ से बाहर भाग जाना, नहीं तो टिकट नहीं मिला तो तुम्हारी जान होगी और 3 महीने सज़ा हो जाएगी। हीरामन चुपचाप फाटक के बाहर जाकर खड़ा हो गया। स्टेशन की बात रेलवे का राज नहीं तो इस बक्सा ढोने वाले का मुंह सीधा कर देता हीरामन। हीराबाई ठीक सामने वाली कोठरी में चढ़ी, जो ट्रेन थी उसमें इसके डब्बे में चढ़ती। इस इतना टांड गाड़ी में बैठकर भी हीरामन की ओर देख रही है टुकुर टुकुर। लाल मोहर को देखकर जी जल उठता, हमेशा पीछे पीछे हरदम हिस्सादारी सूझती है। गाड़ी ने सीटी दी, हीरामन को लगा उसके अंदर से कोई आवाज़ निकलकर सीटी के साथ ऊपर की ओर चली गई। कू, इस तरह से वो चली जाती। छी छक गाड़ी हिली। हीरामन ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को बाएं से पैर की एड़ी से कुचल दिया। कलेजे की धड़क पीट ठीक हो गई। हीराबाई हाथ की बैगनी साफ़ी से चेहरा पोंछते हैं। साफ़ी हिलाकर इशारा करती, अब जाओ। आखिरी डिब्बा गुजर गया, प्लेटफॉर्म खाली, सब खाली। ट्रेन चली जाती है, खोखली रह जाती है मालगाड़ी के डिब्बे, दुनिया ही खाली हो गई। हीराबाई को ऐसा लगता है कि हीराबाई के जाने से हीरामन की दुनिया खाली हुई, मानो हीरामन अपनी गाड़ी के पास लौट आया। मतलब उसे अब ऐसा लगने लगे उसकी दुनिया खाली हो गई, सब वीरान हो गया और वो अपनी गाड़ी के पास आ जाता है। हीरामन ने लाल मोहर से तुम कब लौट रहे हो गांव? हीरामन लाल मोहर से पूछता है कि तुम कब लौट रहे? लाल मोहर बोला, अभी गांव जाकर क्या करेंगे, यहाँ तो भाड़ा कमाने का मौका है। हीराबाई चली गई, मेला अब टूटेगा। अच्छी बात है, कोई सामान देना है घर, कोई अपना सामान देना है घर तो बता दो, मैं घर की तरफ जा रहा। लाल मोहन ने हीरामन को समझाने की कोशिश की, लेकिन हीरामन ने अपनी गाड़ी गांव की ओर जाने वाली सड़क की ओर मोड़ दी। अब मेले में क्या धरा है, खोखला मेला। तो अब यहाँ पर लाल मोहर तो बोलता है कि अब मेला जो है ख़त्म हो रहा है, तो लोगों का सामान इधर से उधर ले जाएगा तो बहुत अच्छा सामान मिल जाएगा, हम सामान ढो सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो हीरा है, हीरामन है, अपने गांव चला जाता है। उसका मन उखड़ जाता है, वह उदास हो रहा होता है। कहता है अब यहाँ पर कुछ नहीं रखा है मेरे लिए, मैं अपने गांव जाता हूँ। रेलवे लाइन की बगल से बैलगाड़ी की कच्ची सड़क गई है दूर तक। हीरामन कभी रेल पर नहीं चढ़ा है। उसके मन में फिर पुरानी लालसा झांकी, रेलगाड़ी पर सवार होकर गीत गाते हुए जगन्नाथ धाम जाने की लालसा। उलटकर अपने खाली टप्पर की ओर देखने की हिम्मत नहीं होती। जो इसका टप्पर होता, गाड़ी होती, उसे देखने की हिम्मत नहीं होती। उसे लगता है काश इसमें हीराबाई होती, और उसे पीछे मुड़कर देखने तक की हिम्मत नहीं होती कि इसमें वो खाली पड़ा हुआ है। पीठ में आज भी गुदगुदी लगती है, आज भी रह रहकर चंपा का फूल खिल उठता है। उसकी गाड़ी में से एक गीत की टूटी कड़ी पर नगाड़े की ताल कट जाता है। बार बार उसके वही याद आती है, हीराबाई उसे याद आती रहती है। उसके उलटकर देखा, बोरे भी नहीं है, बांस भी नहीं है, बाग भी नहीं है। परी देवी, मीता, हीरा देवी, महुआ, घटवारिन, कोई नहीं है। मरे हुए मुहूर्तों की गूंगी आवाज़ें मुखर होना चाहती। हीरामन के होठ हिट रहे थे, शायद वह तीसरी कसम खा रहा था, कंपनी की औरत की लदरी। इसी तरह से वहाँ पर तीसरी कसम खाने लगता और यहाँ पर गाना भी गा रहा था कि बाग की बगनी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और इस तरह से सारी चीज़ें वो कर रहा था और तीसरी कसम खा रहा था। अब यहाँ पर तीसरी कसम खाता है कि वो अब
कंपनी की औरत की लदनी वह कभी भी नहीं करेगा। जो उसने 3 कस्में खाई हैं, तो आपको पता चल गया है यहाँ पर ये तीसरी कसम खा रहा है। हीरामन ने हठात अपने दोनों बैलों की झिड़की दी, दुआली से मारते हुए बोला, रेलवे लाइन की ओर उलट उलट कर क्या देखते हो, क्यों देख रहे हो। जो हीरा भाई थी वो चली गई दोनों बैलों ने कदम खोल कर चाल पकड़ी। हीरामन गुनगुनाने लगा, अजी हाँ, मारे गए गुलफाम इश्क में, आज हम में जो है गुलफाम बन गए और हम मारे गए इश्क में, अपने दिल को दे बैठे हैं, इस प्रेम में हम अपने दिल को दे बैठे। और यहीं पर ही गाड़ी जो कहानी होती है समाप्त हो जाती है इन्हीं शब्दों के साथ। तो आप लोगों ने देखा तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम में किस तरह से यहाँ पर कहानी समाप्त हो रही। और फणीश्वर नाथ रेणु ने तीसरी कसम कहानी में किस तरह से एक प्रेम की गहरी पीड़ा को दिखाया है और सामाजिक परिवेश में इसमें जीवंतता को दिखाया है। आंचलिक कहानी के रूप में किस तरह से इन्होंने प्रस्तुत किया और इसी कहानी में किस तरह से ये एक फिल्म के रूप में पर्दे पर सामने भी आई है। तो बच्चों, आप लोगों ने जाना किस तरह से लेखक का परिचय, कहानी के पात्रों को जाना, उद्देश्य और कहानी की संपूर्ण विषय वस्तु यहाँ पर हम लोगों ने जान ली। तो इसी तरह से इस कहानी को हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है, कुछ भी लगता है, तो आप कमेंट ज़रूर करिए और लाइक करिए वीडियो को, और हमारे चैनल जो अमरीन पाठशाला है उसे सब्सक्राइब करेंगे। तो इसी तरह हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक, शुक्रिया। आप लोगों का दिन मंगलमय रहे, हैव अ नाइस डे, खुश रहें, जहाँ रहें आबाद रहे। जय हिंद, जय भारत।